दैट मेरा बच्चा नॉटी है, चंचल है, या इसमें कुछ ऑटिज्म के ट्रेट्स हैं जिसके कारण ये स्ट्रगल कर रहा है। इज बिहेवियर अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन, या बच्चा हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है? एक बच्चा जैसे बोलते हैं मांगता नहीं है चीज़ों को, मेरा बच्चा बोलता ही नहीं है, मेरा बच्चा पॉइंट ही नहीं करता है, वो ग्लास को पहचानता ही नहीं है। Why does my child throw tantrums? अगर आपका बच्चा बोलता नहीं है, कम्युनिकेट नहीं कर पाता है और किसी भी टाइप का प्रॉब्लम बिहेवियर शो कर रहा है, So give me a guideline for a parent at home. मैं अपने बच्चे के साथ घर पे reinforcement theory को कैसे अप्लाई करूँ? अगर आप एक स्पेशल नीड बच्चे, ऑटिस्टिक बच्चे के एंगल से देखेंगे तो उनको कुछ समझ में नहीं आता है। ये नॉर्मल चीज़ें जो हमें बहुत नॉर्मल लगती है, अरे भाई ग्लास क्यों नहीं पहचानता, For my special child, how do I take care of this? तो उस बच्चे को हमने क्यों ABA रेकमेंड किया है। How does ABA helps in the safety concern? एक बच्चा जैसे बोलते हैं मांगता नहीं है चीज़ों को, अरे भाई पानी चाहिए तो पानी क्यों नहीं बोलता है। बच्चे ऐसा क्यों करते हैं? Welcome to Decoding Autism. Today, we are going to discuss a very, very interesting topic. So today we are joined with Amita Jha ma'am. Amita ma'am is a certified BCBA professional from Florida Institute of Technology. So आज हम बात करेंगे ABA के बारे में। ABA कैसे हमें प्रभावित करता है, ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वर्ड है। मैं ऐसे भी कह सकता हूँ कि एक बहुत ही मिसकंसेप्शन वाला वर्ड है पेरेंट्स के बीच में खास करके, बिकॉज बहुत सारे धारणाएं इसको लेकर के बनी हुई हैं। हम इस शब्द को हमेशा सुनते हैं अपने बीच में, लेकिन शायद इसके सही मतलब तक नहीं पहुंच पाते हैं, या कैसे ये मेरे बच्चे के लिए मददगार साबित हो सकता है। हम किसी इंस्टीट्यूट पे जा कर के ABA की थेरेपी लेते हैं, लेकिन उस थेरेपी में मुझे एज ए पेरेंट क्या एक्सपेक्ट करना चाहिए, आज हम उसको डिस्कशन करेंगे। हमारा आज का डिस्कशन ABA की टेक्निक को समझने के लिए नहीं है, वो प्रोफेशनल्स का काम है। लेकिन एज अ पेरेंट जब मैं कभी किसी इंस्टीट्यूट पे जाता हूँ, देन व्हाट वी शुड सीक फ्रॉम अ थेरेपिस्ट, आई एम more interested today, ma'am, to discuss that with you. So welcome to Decoding Autism. Thank you. Ma'am, will straight away get inside this ABA thing as I discussed, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि हम लोग ऑटिज्म के थेरेपी प्रोटोकॉल के ऊपर बहुत सारा एप्लीकेशंस लगाते हैं, और ये ABA शब्द हमारे बीच में काफ़ी प्रचलित है। बहुत सारे पेरेंट्स आते हैं, वो गूगल से भी समझ के आते हैं, कुछ उनके जानकार होते हैं जो उन्हें बताते हैं। सबसे पहले मैं आगे बढ़ने से पहले इसी सवाल से समझना चाहूँगा कि एक आम भाषा में अगर आप मुझे बताएं कि ABA क्या है। ABA का जो फुल फॉर्म है, खैर आपने बता दिया, अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस। दिस इज लॉट ऑफ मिथ कि ABA अगर आपके बच्चे का बैड बिहेवियर है या प्रॉब्लम बिहेवियर है तब आपको बिहेवियर एनालिस्ट के पास जाना चाहिए। कुछ हद तक ठीक है, बट ABA ऑल्सो वर्क्स ऑन, हम लोग और स्किल डेवलपमेंट पे भी काम करते हैं, नॉट ओनली ऑन द प्रॉब्लम बिहेवियर। जो बिहेवियर आपके कम होने चाहिए उस पर ही नहीं, स्किल डेवलपमेंट पे भी काम करते हैं। तो अगर आपके बच्चे को ऑटिज्म है, अगर आपके बच्चे की स्पीच है, स्पीच नहीं भी है तो भी ठीक है, बिकॉज वी वर्क ऑन पेक्स एज वेल। तो अगर आपके बच्चा कम्युनिकेट नहीं कर पाता है, मतलब एक मीनिंगफुल टू एंड फ्रो कॉन्वर्जेशन स्किल नहीं है, और एक बच्चा जैसे बोलते हैं मांगता नहीं है चीज़ों को, मेरा बच्चा बोलता है मांगता नहीं है, मेरा बच्चा बोलता ही नहीं है, मेरा बच्चा पॉइंट ही नहीं करता है, मेरा बच्चा, मैं बोलूँगी ग्लास ले आओ, ग्लास लेके ही नहीं आता है, वो ग्लास को पहचानता ही नहीं है, मेरा बच्चा इमिटेट नहीं करता है, मतलब नकल नहीं उतारता है, वो उन सब चीज़ों पे ABA काम करता है। तो अगर आपके बच्चे में ये प्रॉब्लम्स है तो यू शुड डेफिनेटली गो टूवर्ड्स ABA। अभी आपने एक शब्द का यूज़ किया था जो हम सब जानते हैं, बिहेवियर। मैं चाहूँगा कि फ्रॉम अ ऑटिज्म ABA पर्सपेक्टिव, प्लीज़ एक्सप्लेन अस व्हाट इज़ बिहेवियर, बिकॉज बिहेवियर हम आम दिनों में वी अंडरस्टैंड व्हाट इज़ बिहेवियर, या हम ये कहते हैं बिहेवियर शो कर रहा है, इसका बिहेवियर अच्छा है, इसका बिहेवियर ख़राब है। बट फ्रॉम अ ऑटिज्म ABA पर्सपेक्टिव, हाउ शुड आई सी टू दिस टर्म बिहेवियर? सी इन अ नॉर्मल टर्मिनोलॉजी, लाइक एवरीबडी, सबको समझ में आए उस हिसाब से, फॉर अ बिहेवियर एनालिस्ट, हमारे लिए बिहेवियर इज़ एनीथिंग दैट अ ह्यूमन कैन डू। कुछ भी अगर एक इंसान कर सकता है, आप जैसे कप उठा रहे हैं, इट इज़ अ बिहेवियर। तो मेरे लिए बिहेवियर पॉजिटिव भी है, नेगेटिव भी है। मैं अगर ऐसे करती हूँ, ये भी बिहेवियर है। तो हर चीज़ जो एक इंसान कर सकता है वो बिहेवियर है, अकॉर्डिंग टू अ बिहेवियर एनालिस्ट। तो पेरेंट, हम इसीलिए ये बोलते हैं क्योंकि ये सारी चीज़ें हम अप्लाइड बिहेवियर एनालिसिस के थ्रू सिखा सकते हैं। सो इज़ बिहेवियर अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन? क्या हम ये कह सकते हैं कि हम कुछ बिहेवियर कर रहे हैं तो क्या ये कम्युनिकेशन है, या हाउ डू आई सी दिस, या बच्चा हमें कुछ बताने की कोशिश कर रहा है? नो। अगर आपका बच्चा बोलता नहीं है, कम्युनिकेट नहीं कर पाता है और
किसी भी टाइप का प्रॉब्लम बिहेवियर शो कर रहा है, कोई भी मतलब चिल्ला रहा है या रो रहा है या टेबल पे ऐसे कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, तो बिहेवियर बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चा कम्युनिकेट करने के लिए वो बिहेवियर शो करता है, इन एबिलिटी टू कम्युनिकेट। तो उनका जो वे ऑफ कम्युनिकेशन है वो आपको अजीब लगेगा, बट इट इज़ अ वे ऑफ कम्युनिकेशन, कि वो आपको बता रहा है कि मुझे कुछ चाहिए या मुझे कोई परेशानी है या मैं ये नहीं करना चाहता। तो उनके पास वो शब्द नहीं है, तो वो अपनी तरीके से बिहेवियर शो करके बच्चे जो हैं समझाने की कोशिश करते हैं। सो बड़ा फंडामेंटल सा क्वेश्चन है अभी, क्योंकि मेरे को एक्साइटमेंट ये हो रहा है जानने के लिए दैट यू हैव नाउ एक्सप्लेन दिस, हाउ ABA हेल्प्स इनटू दिस एवरीडे कम्युनिकेशन टू द चाइल्ड। इफ़ यू लुक एट ABA, अगेन हमारे लिए एज अ बिहेवियर एनालिस्ट लैंग्वेज इज़ अ वेरी वेरी बिग टर्म थिंग। वी आर वेरी ब्लेस्ड। मैं बोलती हूँ भगवान ने हमें बहुत आशीर्वाद दिया है कि वी अंडरस्टैंड, एक नॉर्मल लैंग्वेज अंडरस्टैंड करते हैं। अगर आप एक स्पेशल नीड बच्चे, ऑटिस्टिक बच्चे के एंगल से देखेंगे तो उनको कुछ समझ में नहीं आता है ये नॉर्मल चीज़ें जो हमें बहुत नॉर्मल लगती है। अरे भाई ग्लास क्यों नहीं पहचानता, अरे भाई पानी चाहिए तो पानी क्यों नहीं बोलता है। कुछ बच्चे अगर आप बोलेंगे पानी तो बच्चा पानी बोल देगा, मगर जब पानी चाहिए होगा तब पानी नहीं बोलता है। तो इसी वजह से हमने जो है ABA में इन चीज़ों को डिफरेंट, अगर आप स्किनर का वर्बल बिहेवियर देखेंगे तो उसमें वर्बल ऑपरेंट्स बोलते हैं इनको, एक एक पार्ट को हमने एज ए ऑपरेंट डिवाइड किया है। तो आप जो मुझे बोलेंगे कि मेरा बच्चा पानी चाहिए, पानी नहीं बोल के लेता है, उल्टा रोने लग जाता है, बट वो पानी अगर मैं बोलती हूँ तो बोल देता है, तो ये दो डिफरेंट ऑपरेंट हो जाते हैं। Okay. मेरे लिए पानी मांगना इज़ अ मैंड, मेरे लिए पानी अगर कोई बोलता है और मैं पानी बोल देती हूँ, इट्स एन इक्विक। तो आप समझिए कि इतनी डिटेलिंग में काम होता है। Right. एंड ABA वर्क्स, हम लोग बहुत ज़्यादा फंक्शनल कम्युनिकेशन पे काम करते हैं। जो आप बोल रहे हैं चीज़ों को मांगना, FCT फंक्शनल कम्युनिकेशन ट्रेनिंग बोलते हैं उसको। वी स्पेसिफिकली डू दैट। अगर हम ABA के बहुत बेसिक बच्चों पे जाएंगे तो इवन कूपर विच इज़ आवर बुक ऑल्सो सेज दैट 80% टाइम आपको मांगने पे काम करना है, 20% आपको टीचिंग स्किल्स पे काम करना है। बिकॉज इट्स अनएथिकल टू टीच अ चाइल्ड टू डू समथिंग जो हम करवाना चाहें वो करे। इट्स अनएथिकल अनलेस दे आर एबल टू एक्सप्रेस। करेक्ट। तो एक्सप्रेशन फर्स्ट, देन टीचिंग। एक चीज़ और मैंने ABA के बारे में सुना है जब मैं इसके ऊपर रिसर्च कर रहा था, दैट क्योंकि वी हैव, एज आई ऑलरेडी एक्सप्रेस्ड, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, स्पीच थेरेपी है, वी से दैट ABA इज एविडेंस बेस्ड, डेटा बेस्ड, क्वांटिटेटिव, बिकॉज autism probably this is one domain where I've heard this term in a much, I'll say, louder voice. Can you just explain this how? I always tell everybody, अगर आप काम कर रहे हो, बोल रहे हो ABA करता हूँ, तो अगर आप डेटा नहीं लेते हैं, आप ग्राफ्स नहीं बनाते हैं, आप एबल्स अगर फॉलो करते हैं तो एबल्स का अगर आप मैट्रिक्स नहीं भरते हैं तो आप ABA नहीं कर रहे हैं। ABA इज़ ऑलवेज सपोर्टेड बाय डेटा। अगर मेरे पास कोई बच्चा आता है और माँ बाप बोलते हैं मैम आज आपने असेसमेंट किया है, आपको क्या लगता है मेरा बच्चा किस चीज़ में अच्छा है, कौन सा जल्दी सीखेगा, कौन सा बाद में सीखेगा, मैं उनको ये बोलती हूँ कि आप 1 महीने काम कराइए, फिर मैं 1 महीने के बाद जो नेक्स्ट फॉलोअप मीटिंग होगा उसमें मैं बताऊँगी कि आपका बच्चा कौन सा चीज़ जल्दी सीखेगा, कौन सा बाद में सीखेगा। बट क्यों मैं ये बोलती हूँ? मैं इसलिए बोलती हूँ क्योंकि मैं 1 महीने इस पर डेटा लूँगी और मेरा डेटा मुझे बताएगा कि किस चीज़ को बच्चा, अगर कोई चीज़ मेरे डेटे के हिसाब से बच्चा जल्दी सीख रहा है तो वो चीज़ बच्चा इज़ गुड इन, कुछ चीज़ जिसमें समय लगा रहा है उसमें वो समय लगाएगा। तो दैट्स वाई ABA प्लेज अ वेरी, डेटा कलेक्शन प्लेज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट रोल इन ABA. So ABA में how do I understand this? Is it about teaching new skills or is it about changing behavior? What we do exactly here? हम क्या करते हैं? उसको नए स्किल सिखा रहे हैं या उसके बिहेवियर को बदलने की कोशिश कर रहे हैं? बिहेवियर भी बदलते हैं, न्यू स्किल भी सिखाते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, जैसे मुझे भूख लगी है, मैं चिल्ला रही हूँ, खाना नहीं मांग पा रही हूँ, तो मेरे चिल्लाने का रीज़न क्या है? खाना, मुझे खाना चाहिए। करेक्ट। तो मैं यहाँ जो चिल्लाना है उसको चेंज करके, अगर मेरा बच्चा बोल सकता है तो मैं खाना सिखाऊंगी, नहीं बोल सकता है तो मैं पेक्स के थ्रू करूँगी, साइन के थ्रू करूँगी। तो आई एम जस्ट चेंजिंग द वे, जो कम्युनिकेशन का वे है वो मैं चेंज कर रही हूँ। आंसर इज़ द सेम, खाना। Okay. तो ये एक आपका बिहेवियर चेंज हुआ, मॉडिफिकेशन हुआ। Right. तो दिस इज़ कॉल्ड FCT, फंक्शनल कम्युनिकेशन ट्रेनिंग। दूसरा होता है टीचिंग स्किल।
अगर मेरा बच्चा ग्लास नहीं पहचान रहा है, मेरा बच्चा चम्मच नहीं पहचान रहा है, मेरा बच्चा इमिटेट नहीं कर पा रहा है, कोई भी इमिटेशन नहीं है, कोई भी बॉडी पार्ट आइडेंटिफिकेशन नहीं है, मम्मी को नहीं पहचानता है, तो देयर आई एम टीचिंग अ न्यू स्किल. Okay. So we work on both the Both the parts. phases. Okay. So if a parent asks me कि why my child has been recommended ABA, how do I explain it to him? हमारे किसी सेंटर पे कोई एक पेरेंट आज जाते हैं, वहाँ पे जो उसकी असेसमेंट होती है, थेरेपिस्ट होते हैं, वो उनको बताते हैं कि आपके बच्चे को ABA रिकमेंडेड है, आप इसे ABA की थेरेपी कराएं. नाउ टेल मी व्हाई ABA हैज़ बीन रिकमेंडेड टू माय चाइल्ड. इट्स अ पेरेंट क्वेश्चन फ्रॉम यू. If suppose it's also a child based question कि Yes. उस बच्चे को हमने क्यों ABA recommend किया है, Correct. तो इट हैज़ टू बी वेरी स्पेसिफिक, उस बच्चे के लिए बहुत स्पेसिफिक होगा. बट अगर आपका बच्चा स्पेक्ट्रम पे है, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर पे है, एंड योर चाइल्ड हैज़, आपको ये समझना पड़ेगा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर इज़ अ कम्युनिकेशन डिसऑर्डर, इट्स अ लैंग्वेज डिसऑर्डर. कहीं ना कहीं बच्चा सोशल स्किल डिसऑर्डर, सोशल क्यूज़ नहीं समझता है, कम्युनिकेट नहीं कर पाता है. आप देखेंगे बहुत बच्चे कॉन्वर्जेशन नहीं कर पाते हैं, दे कांट सस्टेन, अगर कर पाते हैं तो होल्ड नहीं कर पाते हैं उसको, लंबे टाइम तक एक टॉपिक पे नहीं बोल पाते हैं. तो डिपेंडिंग अपॉन द चाइल्ड सिवियरिटी कहीं ना कहीं उसको ABA की ज़रूरत पड़ती है. इट्स बिकॉज इट्स ऑल्सो ब्रॉडर स्पेक्ट्रम. अगर बहुत ही सीवियर बच्चा है तो आपके बच्चे के तो जैसे मैंने बताया इमिटेशन ही नहीं होगा, रिसेप्टिव लैंग्वेज, वन स्टेप इंस्ट्रक्शंस फॉलोइंग नहीं होंगे. अगर आप बोलोगे जाओ उस कमरे से बॉल ले आओ, बच्चा बॉल नहीं ला पा रहा है, जाओ मेरी बैग ले आओ, बच्चा बैग नहीं ला पा रहा है. अगर ऐसी चीज़ें हैं आपके बच्चे में जो नहीं कर पा रहा है तो आपको ABA की ज़रूरत है. आप अगर बोलोगे इधर आओ और बच्चा नहीं आ रहा है, इफ़ द चाइल्ड डजंट हैव अ आई कॉन्टैक्ट, चाइल्ड अगर रिस्पॉन्स टू नेम नहीं है, अगर बच्चा पॉइंट करके आपको कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा है, बाय बाय नहीं वेव कर पा रहा है, विच इज़ अ वेरी इनिशियल थिंग. हर बच्चा 8 महीने 9 महीने में बाय बाय करना शुरू कर देता, अ न्यूरोटिपिकल. अगर आपका बच्चा ये नहीं कर पा रहा है तो ये चाइल्ड नीड्स ABA. सो आपने जो भी चीज़ें अभी वर्ड्स यूज़ किए, दिस आर सॉफ्टवेयर साइड. मैं इसको दूसरी तरफ पुटअप कर देता हूँ कि देयर लॉट ऑफ बिहेवियर्स दैट वी सी वेयर द चाइल्ड इज शोइंग लॉट ऑफ टेंट्रम्स, बाइटिंग, च्यूइंग, अपने हेयर को पुल कर लेता है. आई से अग्रेसिव, एज अ लेमन आई से द अग्रेसिव साइड ऑफ द बिहेवियर, राइट. सो माई क्वेश्चन इज दैट बच्चे ऐसा क्यों करते हैं? If the child has aggression, sometimes they are not able, like if I give an example of my students whom I'm teaching, there's a very high functioning child, but the child has lot of aggression. Sometimes they are not able to regulate their emotions. Right. तो अगर बच्चे को आपने डांट दिया, स्कूल में डांट पड़ी, बच्चे ने बर्दाश्त कर लिया, घर आया बहुत ज़ोर से चिल्लाया, क्योंकि वो उसका जो आउटबर्स्ट था वो आके मम्मी के ऊपर हुआ. बिकॉज स्कूल में तो वो टीचर पे नहीं चिल्ला पाया, ही केम बैक, द चाइल्ड held all that emotion, वो घर पे चिल्लाया. Can I just cut one point? Was the child trying to say something by showing those behavior? घर पे आकर के उस बच्चे ने अपने माँ के सामने एक आउटबर्स्ट निकाल दिया. बट द मोमेंट, दैट पर्टिकुलर मोमेंट व्हेन अ चाइल्ड इज डूइंग दीज थिंग्स, वो चिल्ला रहा है, अपने बालों को खींच रहा है या बाइट कर ले रहा है, at that point of time is the child trying to say something or is just showing behavior because of reasons which is I'm not aware as a parent? How do I look into this? See, whenever a child, a parent comes to me, he says, अगर वो बोलते हैं मेरा बच्चा एग्रेसिव है, मेरा बच्चा पिंच कर रहा है, मेरा बच्चा बाइट कर रहा है, मेरा बच्चा बाल खींच रहा है, तो फ्यू थिंग्स मैं पहले पूछती हूँ. एक तो बच्चा सोया है ठीक से, क्या उसका स्लीप इशू तो नहीं है, क्या बच्चा कॉन्स्टिपेटेड तो नहीं है, क्या कोई मेडिकल कंडीशन तो नहीं है बच्चे को. क्योंकि कभी कभी बच्चे अपने पेन को नहीं एक्सप्रेस कर पाते हैं. Right. तो they pinch themselves. Right. It's a way of regulating themselves with that pain. तो वो होगा. अगर बच्चा सोया नहीं है तो नेचुरली वो इरिटेबल होगा. इट्स अ नॉर्मल ह्यूमन थिंग. आई डोंट स्लीप. मैं अगर 4 घंटे रोज सोऊंगी, मुझे भी इरिटेटेड रहूँगी. Right. अगर मैं खाना खा के नहीं आऊँगी, हो सकता है मैं आपसे 15-20 मिनट अच्छे से बात करूँ, फिर मुझे भी गुस्सा आने लग जाएगा. इट्स ऑल नॉर्मल थिंग. तो हमें कहीं ना कहीं, अगर बच्चा स्पेक्ट्रम पे है तो हमें इन चीज़ों को रूल आउट नहीं करें, ऐसा नहीं हो सकता. हर चीज़ को हम स्पेक्ट्रम से रिलेट ना करें, ASD से रिलेट ना करें. कुछ चीज़ों को हम एज ए नॉर्मल ह्यूमन बीइंग भी देखें कि है तो वो बच्चा इंसान, ऑटिज्म है तो क्या हुआ, बट ही इज़ अ ह्यूमन बीइंग, ही इज़ अ चाइल्ड. बस वो बच्चा जो बता नहीं पा रहा है. तो आप इन चीज़ों को पहले रूल आउट करिए टू बी वेरी सेफ कि चलो ये प्रॉब्लम नहीं है. अब हम बाकी चीज़ें जो है बिहेवियर के, जो प्रॉब्लम बिहेवियर के हिसाब से हम अपना फिर ABC डेटा लेते हैं. फिर उस हिसाब से हम देखते हैं कि इज़ इट अ गैप इन कम्युनिकेशन,
मोस्ट ऑफ द टाइम, बट व्हाट आई हैव सीन, मेरे प्रैक्टिस में जो मैंने देखा है, मोस्ट ऑफ द टाइम प्रॉब्लम बिहेवियर जो है लैक ऑफ कम्युनिकेशन से होता है। राइट, सो बिफोर वी गेट इनटू दैट मैम, इसको मैं क्योंकि रीजन ऑफ दिस पॉडकास्ट इज ऑल्सो टू रीच आउट टू पेरेंट्स who are far sitting. Maybe everybody hasn't got an accessibility to reach out to some center. There are people sitting in remote areas. So I would like to know from you कि जब कोई बच्चा इस तरीके से कोई बिहेवियर दिखा रहा है, एज ए पेरेंट, बिफोर आई इवन थिंक कि मुझे ये बिहेवियर बदलना है या मेरे बच्चे में कोई दिक्कत है, एज ए पेरेंट मुझे सबसे पहले चीज़ क्या समझनी चाहिए बिफोर आई इवन स्टार्ट टू थिंक कि मेरे इसका बिहेवियर बदलने के लिए कुछ काम करना है? हाउ डू आई एज अ पेरेंट टेक दिस एट होम, बैक एट होम? मैं वही बोलूँगी, पहले आप मेडिकल रूल आउट करो, पहले आप स्लीप इश्यूज़ रूल आउट करो। मेरा बच्चा क्या एक 8 घंटे की प्रॉपर स्लीप लेता है? क्योंकि आप देखोगे बहुत छोटे बच्चे ज़्यादा सोते हैं, जैसे बच्चे बड़े होते हैं कम सोते हैं, फिर भी एक 7 से 8 घंटे की स्लीप मस्ट है। चलो मैं 6 बहुत कम स्लीप, क्योंकि बिहेवियर स्लीप इश्यूज़ होते ही हैं ऑटिज़म में, तो मैं ये बोलूँगी कम से कम फिर भी 6-7 घंटे तो बच्चा सोए कि एक रिलैक्स्ड उसका माइंड रहे, कि बच्चा इरिटेबल ना रहे। उस वजह से भी बच्चे पिंच करते हैं, बाल नोचने लग जाते हैं, कभी कभी सर मारने लग जाते हैं। आप एक हेडेक, अगर बच्चा नहीं सोता है 4 दिन, आप देखिए इन जनरल हमें भी हेडेक होगा। क्या बच्चे को हेडेक है? क्यों बच्चा हेड बैंग कर रहा है? कहीं सर में दर्द है, वो पेन बर्दाश्त नहीं कर पाया, सर इसलिए बैंग कर रहा है। ये रूल आउट करिए। ये रूल आउट करिए। जीआई इश्यूज बहुत होते हैं ऑटिज्म में। व्हाट इज जीआई इशू? गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल प्रॉब्लम्स, ब्लोटिंग, गैस होता है बच्चे को कॉन्स्टिपेशन होता है, बच्चा बहुत चूजी होता है फूड में। कॉन्स्टिपेशन भी, फिर बच्चे रफेज बहुत कम खाते हैं, फ्रूट्स नहीं खाते हैं, वेजिटेबल्स नहीं खाते हैं, बहुत ज़्यादा चिप्स ये सब खाते हैं, बहुत ज़्यादा स्वीट पे रहते हैं बच्चे। दीज इम्पैक्ट्स बिहेवियर। तो इन चीज़ों को हम रूल आउट करें कि हमारा बच्चा का डाइट क्लीन है। पानी, मैंने एक देखा है कि मेरे पास एक बच्चा था, बहुत एंग्शियस होता था, पानी वो 4 घंटे में आधा लीटर पीता था। जब हमने उसका पानी का इंटेक 2 लीटर्स किया, मैंने खुद उसका सेशन लिया, मैंने खुद उसको पिलाया है पानी बिठा के। द चाइल्ड्स बिहेवियर ऑफ एंग्जाइटी और जो दौड़ने का था, हाइपर एक्टिविटी, वो कम हुआ है। तो आप पानी का इंटेक देखिए, एक नॉर्मल इंसान को कम से कम 4 लीटर पानी तो एक दिन में पीना चाहिए। तो क्या मेरा बच्चा इतना पानी पी रहा है? ये सब चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट है। सो मैम, लेट्स टेक अ मिनट ऑफ होल्ड। मैं आपसे ये समझना चाहूँगा, जैसे आपने बहुत सारी चीज़ें बताई, वेरी इंटरेस्टिंग टू नो, कैन यू गिव मी अ सिंपल रूटीन फॉर अ पेरेंट टू फॉलो फॉर अ स्पेशल चाइल्ड बैक एट होम, so that these tantrums or these behavior are minimized? कि एक ideal routine morning से लेके evening तक का for a parent, what should be that routine? If you can just outline that verbally, so that people who are listening to us may be that they can adopt it and apply back at home. जैसे मैंने कहा कि we have to keep it in mind, lot of parents are not able to reach to a center. उनके लिए मैं ये आपसे जानना चाहूँगा। रूटीन में मैं ये बोलूँगी, फर्स्ट थिंग इज़ टू वेक अप द चाइल्ड अ बिट अर्ली, like don't make them sleep till 7, 9, 8. It's not good for health otherwise also. So सुबह में उसे सवेरे 6 से 7 बजे तक हम उठ जाने के लिए बच्चे को रेडी कर लें, that is number 1. Yes, if possible do a physical activity in the morning, take them for a round, take them to the park. Okay, so second is कि उसको मैं पार्क ले जाऊँ थोड़ा घुमाने टहलाने के लिए बाहर के एक एनवायरनमेंट में। मगर फिर मैं ये बोलूँगी सारा रूटीन आप अपने हिसाब से फ्लेक्सिबल रखिए, बिकॉज मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स आर आइडियल रूटीन, वो फ्लेक्सिबिलिटी पेरेंट्स अडॉप्ट करेंगे, बट आइडियली ये क्या होना चाहिए? सो यस, और जितना भी लर्निंग है, टीचिंग है, सीखना है, एज अ छोटा बच्चा जो होता है, करेक्ट, जो बच्चा स्कूल जा रहा है उसके लिए फिर अलग होगा, बट जो बच्चा घर पे है, स्कूल नहीं जा रहा है, उसके लिए आप मान के चलिए द ब्रेन इज़ ऑलवेज फ्रेश। जब उठता है बच्चे की ब्रेन में ग्रास्पिंग ज़्यादा अच्छी होती है, तो मॉर्निंग में जितना हो सकता है फर्स्ट हाफ ऑफ द मॉर्निंग में आप लर्निंग पे काम करिए, जो स्किल सिखाना है उस पे काम करिए। सो द थर्ड इज लर्निंग, और उसके स्किल के ऊपर में काम करना। ये अमूमन कितने देर हम उस पर कर सकते हैं? देखिए अप्रॉक्सीमेशन फॉर अस, लाइक मैं जहाँ मेरा बोर्ड से सर्टिफिकेशन हुआ है, मिनिमम ऑफ 2 आवर्स बोलते हैं और मैक्सिमम ऑफ 8 आवर्स ऑफ इंटरवेंशन। 2 hours to 8 hours, या सो वट एवर सूट्स यू, लाइक 2 आवर्स बोलते हैं, इट्स लाइक इन अ वीक 10 आवर्स बोलते हैं मिनिमम, इन अ वीक 40 आवर्स बोलते हैं मैक्सिमम। तो आप उस हिसाब से अपना देख सकते हैं शेड्यूल,
कर Right. सकते हैं, जिसमें आपका स्पीच भी आ जाता है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी भी आ जाता है, आप एबीए कर रहे हैं भी आ जाता है, घर पे पढ़ा रहे हैं वो आ जाता है, प्ले कर सकते हैं बच्चों के साथ। जब आपको लगता है आपका बच्चा 2 घंटे थेरेपी एबीए कर चुका है, एबीए इज़ ऑल्सो लाइक हम 2 घंटे करते हैं, उसमें हम पूरा बैठ के नहीं पढ़ाते हैं, हम थोड़ा खेलते हैं, हम थोड़े प्ले स्किल्स पे काम करते हैं। तो आप घर पे भी उस हिसाब से फ्लेक्सिबिलिटी रख सकते हैं कि आप थोड़ा सा प्ले स्किल पे काम करिए, बच्चे के साथ खेलिए। अगर आपका बहुत छोटा बच्चा है, टिकल गेम खेलिए, झूले पे झुलाइए, जिस तरीके से भी बच्चा एंजॉय करता है। We should follow for the next 5 to 6 hour or 8 hours after हाँ, these first top 3. यस, यू कैन हैव लंच इन बिटवीन, जो भी Right. ब्रेकफास्ट है, स्नैक टाइम है, लंच है, इवनिंग स्नैक टाइम है, जो आप है वो रेगुलर फॉलो करिए। आप मैक्सिमम पढ़ाने की कोशिश फर्स्ट हाफ में करिए, सेकेंड हाफ में आप ज़्यादा प्ले, पार्क ले जाना, जो भी गेम्स हैं, थोड़ा बच्चे को फ्री भी छोड़िए बीच में, बिकॉज इट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर देम टू सेल्फ रेगुलेट देम सेल्फ। अगर आप पूरा रूटीन ऐसे रखेंगे पैक्ड, तो by evening the child will get exhausted and the child will, in the evening again you can try a physical activity which will help him to go to bed on time and they'll be tired. Right. Swimming आप कर सकते हैं, आप skates करवा सकते हैं, cycling करवा सकते हैं, some physical activity in the evening which will help the child to sleep well in the night. And again the sleep cycle, usually the child with autism have sleep issues, so I would recommend that, मतलब मैंने अभी तक जितने पेरेंट्स को देखा है, आफ्टरनून नैप आप स्किप करेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि रात में बच्चा आपका टाइम पे सोएगा। Okay. So another very connected question, जब बच्चा हमारे घर पे रहता है तो हम बहुत सारे बच्चों के साथ ये देखते हैं, हम बच्चे को कहते हैं कि बड़ा चंचल है। मैं इसको डिफरेंशिएट करना चाहूँगा फॉर अ पेरेंट कि हाउ वुड आई नो दैट मेरा बच्चा नॉटी है, चंचल है, या इसमें कुछ ऑटिज्म के ट्रेट्स हैं जिसके कारण ये स्ट्रगल कर रहा है। हर चीज़ का, जैसे बच्चे हैं फेंकते हैं चीज़ें, थ्रो करते हैं चीज़ें, तो अगर बच्चा थ्रो कर रहा है और आप अगर मना कर रहे हैं, वो रोक देता है, और बच्चा अगर रोक देता है और आपकी बातों को समझता है जब आप समझा रहे हैं, बिकॉज अ 2 year old भी समझता है जब आप लैंग्वेज समझाते हैं। Right. अगर वो समझता है तो बहुत अच्छी बात है, तब आपका बच्चा इज़ नॉट ऑन स्पेक्ट्रम। बट अगर वो चीज़ें जैसे फेंक रहा है, कुछ कर रहा है, आप बोल रहे हो, रोक रहा है, फिर आपके जाते ही फिर से फेंक रहा है, अगर बच्चा कोई भी बिहेवियर रिपीटेडली बार बार कर रहा है और आपकी बातें नहीं समझ रहा है, सोशल क्यूज़, आप एक 2 साल 2.5 साल का बच्चा सोशल क्यूज़ बहुत अच्छा समझता है। सोशल क्यूज़ इन द सेंस, मैं उसको थोड़ा आपको एक्सप्लेन करूँगी, जैसे किसी को इम्प्रेस करना उनको बहुत पसंद होता है। क्या ये खुशी आपके बच्चे को मिल रही है सोशल क्यूज़ में? क्या वो दूसरों की बात को समझ पा रहा है कि वो कैसा फील करेगा मैं ऐसे करूँगा तो? So shall we create this moment for my child, particularly if I see that कि मेरे बच्चे को थोड़ा ऑटिज्म के फीचर्स नज़र आ रहे हैं, so shall we create these moments for my child? आप क्रिएट करके भी देख सकते हैं, और इन जनरल आप एनवायरनमेंट में भी देख सकते हैं। Naturally it is much नेचुरली better. ऑल्सो आप कर सकते हैं। आप ये देख सकते हैं कि पेरेंट आकर बच्चा मेरा जाके बच्चों के साथ खेल रहा है, नहीं खेल रहा है, क्या वो खेल रहा है और अपने तरीके से खेल रहा है और उनके तरीके से नहीं खेलने की कोशिश कर रहा है, तो देन दैट इज़ अ alarming Marker. thing. Yes, then again it's a thing that you have to check into. क्योंकि बच्चा हरदम चाहता है कि उसके बच्चा, अगर मैं कोई भी बच्चा होता है, आप वो अपनी तरह से खेलता है, फिर जब उसको एक फ्रेंड मिलता है वो उसकी तरह से भी खेलने की कोशिश करता है, Correct. तभी तो वो बच्चा आपके साथ इंटरेक्ट करेगा, दूसरा बच्चा। तो अगर आप अपनी तरीके से ही खेलते रहोगे, अपनी चीज़ें शेयर नहीं करोगे, अगर आपने एक चीज़ एक जगह रख दी, वहाँ से कोई हटा रहा है उसको, आप बहुत रो रहे हो उस चीज़ को, एंड दैट क्राई इज़ इनकंसोलेबल, लाइक आप बहुत लंबा रो रहे हो, तो फिर उन चीज़ों को आप अगर देखोगे, इफ़ अ चाइल्ड इज़ ऑलरेडी स्पीकिंग, अगर ये चीज़ें आ रही है आपको फिर भी प्रॉब्लम है, तो यू हैव टू, इट्स नॉट इम्पॉर्टेंट कि बच्चे को ऑटिज्म है, बट देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। So what is an ideal stage or a age जहाँ पे कि मुझे ABA थेरेपी की तरफ मुड़ना चाहिए? क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये टॉडलर्स के साथ भी हो सकता है या थोड़े ग्रोन अप बच्चों के साथ भी हम कर सकते हैं? So I'll ask that what is the ideal age or when I should look to take ABA as a remedial measure for my child? किसी पेरेंट को ये बताना कि आपके बच्चे को ऑटिज्म है, इट्स अ बिग टैबू स्टिल। पेरेंट्स बहुत डर जाते हैं, उस वर्ड से ही डर जाते हैं। Yes. तो लोग बताने में भी थोड़ा हिचकिचाते हैं, कभी कभी वो डायग्नोसिस होते होते लंबा हो टाइम ले लेता है, एंड किड लूज देयर टाइम, वेरी प्रेशियस टाइम जो बच्चा लूज़ करता है। तो अगर हम ऐसे देखा जाए तो डायग्नोसिस विद इन अ ईयर हो जाता है। अगर आपका बच्चा आई कांटेक्ट नहीं दे रहा है, कोई स्माइल कर रहा है, उसको स्माइल बैक नहीं कर रहा है, जो छोटे बच्चे, बहुत छोटे बच्चे करते हैं, बाय बाय नहीं कर रहा है, पॉइंटिंग नहीं कर रहा है, तो देयर इज़ समथिंग रॉन्ग विथ योर चाइल्ड। तो आप 1 year, 1.5 year, you can start with the
ABA therapy. So does it also works for older childs? I'm just asking out of my curiosity. Yes, it works for anybody, I would say. The only thing is the plan and the intervention and the targets which we teach, it changes. So if you have a very small child, we would teach a rhyme imitation, we would teach imitation, we would teach a body part identification. For a teenager, it doesn't hold anything important. आप हेड नोज उसको कौन पूछेगा, नहीं भी सिखाएंगे आप उसको. ज़्यादातर फंक्शनल कम्युनिकेशन, फंक्शनल ADL वाली चीज़ें सिखाएंगे, घर में जो काम आए वो चीज़ें सिखाएंगे. बट FCT हम हर बच्चे को सिखाते हैं क्योंकि कम्युनिकेशन इंपॉर्टेंट है. बट वो चीज़ें चेंज हो जाती है. जैसे आप ADL की तरफ फोकस करते हैं, प्री वोकेशनल, वोकेशनल ट्रेनिंग, इंडिपेंडेंट लिविंग स्किल ट्रेनिंग. बड़े बच्चों में आप इस पे फोकस करते हैं, छोटे बच्चों में आप अर्ली इंटरवेंशन बोलते हैं, जिसमें हम स्कूल में कैसे बच्चा जाएगा, क्योंकि हमारे पास 4-5 साल तक फिर भी टाइम होता है कि हम बच्चे को स्कूल में इंटीग्रेट कर सकते हैं. 6 साल का बच्चा भी इंटीग्रेट हो सकता है, तो उतना टाइम हम लेते हैं कि हम बच्चे को स्कूल के लिए रेडी करें. तो हम एक स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम, जिसमें जो स्कूल के लिए ज़रूरी है वो चीज़ें हम सिखाते हैं. सो डज एवरी चाइल्ड इन ऑटिज्म, हमारे पास बहुत सारे ऐसे बच्चे हम देखते हैं, मिलते हैं, पेरेंट्स से मिलते हैं, क्या ऑटिज्म के हर एक बच्चे को ABA की ज़रूरत होती है, या वी आइडेंटिफाई दैट देयर इज़ अ सर्टेन पर्पस एंड देन वी नीड एन ABA फॉर दिस पर्पस? बिकॉज हमारे पास बहुत सारे थेरेपी प्रोटोकॉल्स हैं, OT है, स्पीच है, देयर आर साइकोलॉजिकल असेसमेंट थ्रू विच वी ट्राई टू अचीव सर्टेन थिंग्स. सो why and when is ABA required, or is it required for every autism child or not? It is required for every autism child. If you look at in US, the doctor always puts it on the prescription that ABA is required. If a child has autism, they go to an ABA therapy. So ABA is something which is very much approved by the US government for the child with autism. तो अगर आपके बच्चे को autism है तो आपको ABA कराना है. Let us get inside the classroom. एक typical ABA therapy session में होता क्या है? If I would ask this question again, my purview is only to make a parent understand and clear out his confusions. क्योंकि मैं अपने बच्चे को ABA में एडमिशन करा देता हूँ, फिर वो बच्चा थेरेपी के लिए जाता है. Inside the classroom, what happens with my child in a ABA session? Again, ABA, you have to understand that it is a very individualized teaching technique. Yeah. Every child it is child-centered. So every child is different. Every child's program is different. Every child's teaching protocol is different. But some things which we follow, can say it as a protocol for every child. So it is like if your child comes, अगर आप ABA में जा रहे हैं और बच्चा आपकी थेरेपी में आ रहा है, तो आप पहले हम बोलते हैं NCP, नॉन कंटीजेंट प्ले करते हैं, जिसमें बच्चे को चीज़ें देते हैं, बच्चे को थोड़ा थेरेपी में फ्री में चीज़ें देते हैं, जो हम ऐसे मांगना सिखाते हैं. तो वी डू अ स्टिमुलस पेयरिंग भी बोलते हैं. जैसे मैं एक स्टिमुलस हुई, एक स्टिमुलस टॉय हुआ, तो उसके साथ हम अपने आप को पेयर करके बच्चे को देते हैं. तो हमारी जो आवाज़ है वो बच्चे के लिए अच्छी होती है, क्योंकि हम उसकी फेवरेट टॉय दे रहे हैं, तो हम उसके लिए अच्छा इंसान बनने की कोशिश करते हैं कि वी आर मोर फ्रेंडली पर्सन, कि बच्चा आपके साथ खुश रहे. तो जैसे बच्चा आता है तो आप वो शुरू करते हैं, ये नहीं कि बच्चे को पकड़ के चलो बैठो काम करना शुरू करो. दिस इज़ नॉट हाउ यू डू. तो आप पेयरिंग करते हैं. आप बच्चे की, हमारा ABA जो है पूरा रीइंफोर्सर बेस्ड है. सो आपको रीइंफोर्समेंट, बिकॉज इट्स ऑल मोटिवेशन बेस्ड, तो मोटिवेशन विल कम ओनली व्हेन यू हैव अ स्ट्रॉन्गर रीइंफोर्सर. तो आपका मोटिवेशन अच्छा है, आप सीखना चाहते हो, आप एक स्ट्रॉन्ग रीइंफोर्सर रखोगे. तो हाउ ABA इज डिफरेंट देन अ OT और अ स्पीच थेरेपी? ऑफ कोर्स स्पेशल एजुकेशन इज अनदर डोमेन दैट वी वर्क अपॉन, बट मैं ABA को एक अलग नज़र से, किस नज़र से रादर देखूं एज अ पेरेंट, कि मुझे समझ में आए कि ओके OT में तो मेरे बच्चे के साथ X चीज़ें हुई, स्पीच थेरेपी में Y चीज़ें हुई, अब ABA में मेरे बच्चे के साथ ये होगा. सो हाउ इट इज़ डिफरेंट एज अ सब्जेक्ट मैटर? OT इज़ अगेन, जैसे ऑटिज़म में सेंसरी इश्यूज़ होते हैं, तो OT जनरली सेंसरी इश्यूज़ पे काम करता है, रेगुलेशंस पे काम करता है, बॉडी मूवमेंट्स पे. आपका मसल टोन वीक है, आपका बच्चा साउंड सेंसिटिव है, कान बार बार बंद कर रहा है, चिल्ला रहा है, उन कान आवाज़ की वजह से वो चिल्ला रहा है, तो आपका सेंसरी में जाएगा बच्चा, सेंसरी प्रोसेसिंग इशू है उसको, तो वो OT में रेक्टिफाई होगा, उस चीज़ को OT में ठीक किया जाएगा. टो वॉकिंग करता है, बहुत बच्चे टो वॉकिंग करते हैं. पिंसर ग्रिप नहीं है बच्चे का, पेंसिल नहीं पकड़ पा रहा है. पिंसर ग्रिप इज़ अगेन होल्डिंग अ पेंसिल, जैसे हम नॉर्मली पकड़ते हैं उसको 3 उंगलियों के साथ, उसको पिंसर ग्रिप बोलते हैं. वो अगर नहीं है मेरे बच्चे का, तो OT में जनरली उस पर काम होता है कि बच्चे को होल्ड करना सिखाया गया, बटनिंग सिखाया गया, लेस टाइंग सिखाया गया, फाइन मोटर स्किल्स, उस पर काम होता है. तो ये चीज़ें OT में काम होती है इन चीज़ों पे. तो अगर आपके बच्चे में ये चीज़ें मिसिंग है, या
सेंसरी इश्यूज़ है, माउथिंग हो रहा है, कुछ चीज़ मुंह में बार बार डाल रहा है बच्चा, तिरछी ऐसे आंखों से देख रहा है, टेढ़ी इस कॉर्नर गेजिंग बोलते हैं उसको, कॉर्नर गेजिंग कर रहा है, वो सब चीज़ें ओटी में होती है। स्पीच में होता है जैसे बच्चा बोलता नहीं है तो ऑफ कोर्स बच्चा स्पीच में जाता है, बच्चे की स्पीच में साउंड्स प्रोडक्शन पे काम होता है, साउंड क्लैरिटी पे काम होता है, वॉल्यूम पे काम होता है कि बच्चे की आवाज़ ऊंची हो, क्लैरिटी पे काम हो, टंग प्लेसमेंट ठीक हो, उन चीज़ों में स्पीच में काम होता है। सेंटेंस फॉर्मेशन पे भी वो काम करते हैं, बट मैं बोलूँगी सेंटेंस फॉर्मेशन इन द सेंस लेंथ ऑफ द सेंटेंस इंक्रीज़ करते हैं। तो आप कुछ बोल रहे हैं, उसके पीछे बच्चा जो है पूरा उसको लंबा रिपीट करे। अगर आप 3 वर्ड का सेंटेंस बोल रहे हैं, बच्चा 3 वर्ड का बोले, 4 वर्ड का सेंटेंस बोल रहे, बच्चा एक बार में 4 वर्ड का सेंटेंस बोले। मैंने बोला दिस इज़ अ बॉल, तो बच्चे ने भी बोला दिस इज़ अ बॉल। ये नहीं कि मैंने बोला दिस, फिर बच्चे ने बोला दिस, फिर मैंने बोला इज़, तो वो सिंगल वर्ड रिपीटेशन हो गया। तो दैट्स अगेन आई एम क्लैरिफाइंग, क्योंकि पेरेंट्स आते हैं, अरे मेरा बच्चा तो 4 वर्ड बोलता है, फिर बोलेंगे दिस, तो बच्चा बोलेगा दिस, तो दैट इज़ अगेन वन। तो वो चीज़ों पे स्पीच में काम होता है। एंड वी वर्क अगेन ऑन, जो स्पीच में सिखा दिया है तो वी वर्क ऑन द कम्युनिकेशन, उस वर्ड को मीनिंगफुल वे में कराना, चीज़ों को मांगना। Consequential mode? Shall the child be first referred to OT speech and then ABA? या it works parallel? या how do I decide as a parent कि मुझे ABA कब कराना है? It works parallel. It works parallel. If you have money, again money is a very important thing because parents have to pay the fees. So if you have money, I would say go for all the 3 things टुगेदर। स्पेशल एजुकेशन मैं अभी भी पीछे रख दूंगी, क्योंकि जब तक बच्चे को घर की चीज़ें नहीं आएगी, बच्चा क्या लिख के करेगा। तो बच्चे को लिखवा तो हम बाद में भी सकते हैं, बट दीज 3 थिंग्स हैव टू गो पैरेलली। ABA में हम किन चीज़ों को सिखाते हैं? लेट्स लिस्ट इट आउट फॉर द बेनिफिट ऑफ द पेरेंट्स पर से, कि अभी तक के डिस्कशन से हम क्या समझें। ABA में व्हाट आर द ट्रेड्स दैट वी वर्क अपॉन? सो इफ योर चाइल्ड, लाइक आई सेड, फंक्शनल कम्युनिकेशन, दैट्स समथिंग। फंक्शनल कम्युनिकेशन, थोड़ा इसको हम और समझते हैं। फंक्शनल कम्युनिकेशन मतलब अगर आपके बच्चे को बाहर जाना है और बच्चा एक्सप्रेस नहीं कर पा रहा है मुझे बाहर जाना है, तो उसको सिखाना कि उस चीज़ को मुझे बोल के, मैं बोलूँगा तो मुझे जाने देंगे या मुझे मिलेगा, तो उस चीज़ को सिखाना। अगेन देयर इज़ वन मोर थिंग कि हमारे लिए कम्युनिकेशन इज़ नॉट ओनली अ वर्बल कम्युनिकेशन, नॉन वर्बल कम्युनिकेशन भी इक्वली इम्पॉर्टेंट होता है। तो अगर मेरा बच्चा नहीं बोल सकता है तो हम उसको पिक्चर एक्सचेंज कम्युनिकेशन सिस्टम, जिसको पेक्स बोलते हैं, साइन के थ्रू, और अब तो AAC आ गया है आपका, तो हम उन तीनों के थ्रू कम्युनिकेशन सिखाते हैं। तो दैट्स कॉल्ड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वेयर द चाइल्ड कैन नॉट स्पीक बट दे कैन स्टिल कम्युनिकेट। सो दैट्स वन कम्युनिकेशन। ये वाला कम्युनिकेशन दोनों पे ABA में काम करते हैं हम। उसके अलावा मैंने जैसे आपको बोला इमिटेशंस हो गए, हमारा जो आप ऑपरेंट देखेंगे, ऑपरेंट मैं आपको ऑपरेंट ही बता दूंगी जिस ऑपरेंट्स पे हम काम करते हैं अकॉर्डिंग टू एबल्स। अगर हम जाएंगे जॉइंट अटेंशन, कॉपरेशन, बच्चा कॉपरेट कर रहा है, बैठ रहा है, चीज़ें दे रहे हैं तो बच्चा ले रहा है, चीज़ों को पॉइंट कर रहा है। अगर नहीं कर रहा है तो सिखाएंगे हम इसको। बच्चे को नाम बुला रहे हैं तो बच्चा आ रहा है, दैट ऑल होल्ड्स एज अ कॉपरेशन एंड जॉइंट अटेंशन टारगेट। Then there is something called visual performance. So visual performance is puzzle fixing. Puzzle fixing, again, not only a single piece, but that goes to jigsaw and a multiple jigsaw, 30 piece, 40 piece, 50 piece. अब हाँ, पेरेंट्स बोलेंगे क्यों इतना सिखाना? अब बच्चे के पास कोई स्किल है नहीं, आप घर में काम कर रहे हैं, बच्चा आप चाहते हैं अपना कुछ करे बट प्रोडक्टिव करे, इधर उधर के अनवांटेड बिहेवियर्स ना करे। मैंने अपने बच्चे को 60 पीस का जिक्सॉ सिखा दिया है, मैं इसको खोल के रख दूंगी, बच्चा मेरा 20 मिनट तक वो जिक्सॉ लगाएगा। 20 मिनट विदाउट मी अटेंडिंग हिम, ही वॉज डूइंग अ प्रोडक्टिव वर्क एंड नॉट डूइंग समथिंग अनवांटेड। तो लीजर एक्टिविटी स्किल, वेरी राइट, वेरी राइट। तो ये लीजर एक्टिविटी स्किल है जो हम इसको सिखा रहे हैं करने के लिए। तो विजुअल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। विजुअल में अगेन मैचिंग, मैचिंग इन द सेंस हम कार्ड मैचिंग सिखाते हैं, ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट मैचिंग सिखाते हैं, एसोसिएटिव मैचिंग सिखाते हैं, जैसे बॉटल चला गया ग्लास के साथ तो एसोसिएटेड, मोबाइल के साथ चार्जर, वो चीज़ें एसोसिएटिव मैचिंग सिखाते हैं विजुअल में। अगेन विजुअल इज़ वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज हमारी ज़िंदगी की आधी चीज़ें विजुअल से चलती है। आपका जूते के स्टैंड, आपको जूता नहीं पता, स्टैंड नहीं पता, बट आप अंदर आए, आपने देखा वहाँ एक स्टैंड है, उस पर एक जूता रखा है, मैंने भी खोल के वहीं रख दिया, क्या था मेरा? विजुअल।
मैंने कपड़े अलमारी खोली, वहाँ टी शर्ट रखना था, वहाँ टी शर्ट रख दिया। मुझे नहीं पता टी शर्ट कहाँ है, अलमारी क्या है, बट खोला, देखा वहाँ वो पड़ा है, वहाँ रख दिया। बाद में उस बच्चे को एडीएल में काम आएगा ये चीज़। तो ये चीज़ है सिखाना। एक और जो मैंने सुन रखा है, जो हर पेरेंट्स का बहुत बड़ा कंसर्न होता है, द सेफ्टी पार्ट। सो हाउ डज ABA हेल्प्स इन द सेफ्टी कंसर्न? हम बच्चों को उनके पर्सनल सेफ्टी के बारे में बताते हैं ABA में, या इज़ इट अ पार्ट ऑफ द ABA, या इसे मैं एक जो स्पेशल चाइल्ड है उसके सेफ्टी का भी एक कंसर्न तो रहता ही है, एंड विदाउट द पेरेंट हाउ डू आई टीच सेफ्टी कंसर्न्स इन ABA, इफ़ यू कैन जस्ट हाईलाइट दैट। आपको ये समझना पड़ेगा कि आपका बच्चा किस लेवल पे है लैंग्वेज स्किल के, कि वो सेफ्टी का मतलब समझ पाए। अगर बच्चा समझता है तो, नहीं तो हम बहुत ज़्यादा स्टिमुलस बेस्ड कर देते हैं। स्टिमुलस बेस्ड अगेन इट्स अ वेरी टेक्निकल टर्म फॉर यू। तो स्टिमुलस बेस्ड होता है, जैसे हमारे पास एक बच्ची थी, वो सबको किस करती थी। तो किसिंग एवरीबडी इज़ नॉट द राइट थिंग। तो हमने उसको ये सिखाया कि आप मम्मी पापा को किस कर सकते हो और अपने थेरेपिस्ट को किस कर सकते हो जो आपको थेरेपी दे रहा है, एंड नो बडी अदर देन दैट। इफ़ यू आर लेटिंग एनीबडी टच, सिर्फ आपका थेरेपिस्ट आपको पकड़ सकता है, इफ़ द पेरेंट इज़ वेरी कॉन्फिडेंट कि चलो मेरा थेरेपिस्ट, अदरवाइज पेरेंट्स। सो दिस इज कॉल्ड स्टिमुलस बेस्ड। इस पर्सन को बेस्ड कर दिया है हमने, क्योंकि बच्चे को ये समझ नहीं है कि ये अच्छा इंसान है, ये बुरा इंसान है, बट ये समझ है कि ये है, ये है, तो इन्हीं को करना है। जैसे अब बच्चा कपड़ा नहीं पहन रहा है, कपड़ा खोल के आ जाता है बाथरूम से, तो हम उसको बाथरूम में कपड़ा पहनाना सिखा रहे हैं, वेरी स्टिमुलस बेस्ड, कि ये कपड़ा यहीं पहनना है। अब उसको तो ये नहीं पता ना, नंगा मैं क्या आ रहा हूँ, लोग मुझे देखेंगे, क्या समझेंगे अगेन। तो वो चीज़ वैसे तो सेफ्टी बेस्ड भी हम वैसे सिखाते हैं उस चीज़ को। लेट्स मूव टू द थेरेपी साइड। एक अगेन ये शब्द हम बहुत सुनते हैं, रेनफोर्समेंट, पॉजिटिव रेनफोर्समेंट। आई एम नॉट श्योर इफ देयर इज अ नेगेटिव रेनफोर्समेंट। Yes, there is. या सो कैन यू जस्ट एक्सप्लेन दिस? एज अ पेरेंट ये वर्ड मैं बहुत सुनता हूँ, रेनफोर्समेंट हम कर रहे हैं या हम पॉजिटिव रेनफोर्समेंट कर रहे हैं, मैं क्या समझूँ इस शब्द से? रेनफोर्समेंट जो अगर टेक्निकल टर्म में तो बहुत ही अलग है दोनों समझाना, मतलब द डेफिनेशंस आर वेरी डिफरेंट। हाँ, ब्रॉड, मैं एक लेमन्स पर्सपेक्टिव से आपसे बात तो इफ़ आई जस्ट एक्सप्लेन अकॉर्डिंग टू विच सबको समझ में आए जी। वैसे अगर मैं समझाऊं तो रीइंफोर्समेंट वो चीज़ है जो आपके बच्चे को पसंद है, बट अगेन देयर इज़ अ क्वेश्चन मार्क। क्या उस पसंद वाली चीज़ पे आपका बच्चा काम करना चाहता है? दैट्स अनदर। मुझे आइसक्रीम बहुत पसंद है, मगर आप मुझे काम दोगे तो मैं आइसक्रीम पे तो काम नहीं करूँगा। तो क्या आइसक्रीम मेरा रीइंफोर्सर है? नहीं। मुझे क्रेयॉन्स पसंद है, बहुत ज़्यादा नहीं, बट अगर वो आप मुझे काम के बाद, अगर मुझे आप एक काम कराते हो उसके बाद क्रेयॉन्स देते हो, तो मैं क्रेयॉन्स के साथ खेल के आपके साथ फिर से काम करने को तैयार हूँ। तो क्रेयॉन्स मेरा रीइंफोर्सर है। सो इज इट ब्राइबिंग? नो, ब्राइबिंग इज समथिंग जो आप पहले अनाउंस करते हो कि तुम ये करो तो तुमको ये देंगे, दैट इज ब्राइबिंग। रीइंफोर्सर इज अ कॉन्सिक्वेंस, इट्स नॉट एन एंटीसीडेंट। ब्राइबिंग कम्स अगेन, बिहेवियर है काम कराना बच्चे का, तो बिहेवियर के पहले जो हमने बोल दिया वो ब्राइब है, ओके, और बिहेवियर के बाद हमने कुछ दिया वो कॉन्सिक्वेंस है, तो वो रीइंफोर्सर है। रिवॉर्ड? रिवॉर्ड नो, रिवॉर्ड इज ऑल्सो प्रायर। Reward is prior. Again, it's announced. Let's understand this. This is interesting. It's again announced. Huh. So reinforcer is not a bribe, it's not a reward. Okay. Reinforcer is a consequence, जो आपके कुछ भी करने के बाद आता है, and you are not predictable. अगर मेरा बच्चा जैसे बहुत शुरू में थेरेपी में आता है तो अगेन देयर इज अ शेड्यूल ऑफ रीइंफोर्समेंट, तो हम रीइंफोर्स करते हैं विच वी कॉल इट एज CRF, कंटिन्यूस रीइंफोर्समेंट। हर काम के बाद रीइंफोर्स करते हैं ताकि बच्चे का मोटिवेशन रहे। मगर रीइंफोर्सर तब बनता है जब आज मैंने सपोज मेरा बच्चा आया, उसको लाइट टॉयज़ बहुत पसंद है, फर्स्ट डे है, मैंने उसको काम कराया लाइट टॉय दिया, मैंने उसको काम कराया लाइट टॉय दिया, 4 काम कराया लाइट टॉय दिया, 2 काम कराया लाइट टॉय दिया। क्या मेरा बच्चा उसके बाद उतना ही अटेंटिव है और मेरी तरफ ऐसे देख रहा है कि अब ये क्या पूछेगा कि मैं इसका फट से आंसर करूं कि मुझे लाइट टॉय मिले? तो वो रीइंफोर्सर है। मगर अगर देने के बाद बच्चा ऐसे ही बैठा है और वैसे ही उसको काम कराए जा रहे, बार बार उसका हाथ पकड़ के प्रॉम्प्ट करके, और बिल्कुल वो अटेंटिव नहीं है, बिल्कुल वो उसको कोई मज़ा नहीं आ रहा वो मिलने में, दैट इज़ नॉट अ रीइंफोर्सर, देन यू हैव टू लुक फॉर अनदर थिंग।
So that is how the therapists also decide about the reinforcement. Yes, it's always decided like that कि आपका बच्चा motivated है and he willing to work. अगर मैं अभी देती हूँ तो क्या मेरा बच्चा फिर रेडी है उसके लिए काम करने के लिए? So give me a guideline for a parent at home. मैं अपने बच्चे के साथ घर पे reinforcement theory को कैसे अप्लाई करूँगा? आप अगर आप मेरी तरह काम करेंगे तो आप बैठिए टेबल पे, आप घर पे घुमाइए, कोई बात नहीं, कहीं भी आप कुछ भी कर सकते हैं, आप बच्चे को ले जाइए, चीज़ें उसको दीजिए. स्टार्टिंग में हम यही करते हैं, चीज़ें देते हैं, बच्चे ने एक चीज़ उठाई, सपोज मैंने टॉय रखा, कार रखा, बच्चे ने कार लिया, बच्चा कार लेके खेल रहा है. अब बच्चा कार लेके खेल रहा है, मैंने सोचा चलो इस पे काम कराते हैं. हमने एक कार्ड रखा, बच्चे को कराया, बच्चे को कार दिया, बच्चा खुश होकर ले लिया उसने कार, फिर कार चलाया, फिर हमने कार मांगा, फिर हमने काम कराया, बच्चे ने फिर कार दिया, बच्चा एक्साइटेड, और बच्चा आपके साथ टू एंड फ्रो काम कर रहा है. देन दैट इज़ अ रीइंफोर्सर. बट हम जब काम करते हैं, हम रीइंफोर्सर एक तो आपको रोटेट करना पड़ता है, क्योंकि अगर पूरा 1 घंटा आप कार दोगे बच्चा इरिटेट हो जाएगा, उसका वैल्यू कम हो जाएगा. तो आप उसको 5-5 मिनट पे रीइंफोर्सर असेसमेंट करो, चेंज द रीइंफोर्सर. कभी कभी ऐसा होता है कि मैंने कार बच्चे ने उठाया था, मैंने काम कराया, उसके बाद कार दिया, बच्चे को कोई खास इंटरेस्ट नहीं है, तो ऐसा भी कोई रूल नहीं है क्योंकि बच्चे ने पहले कार उठाया जब तुझे कार ही लेना पड़ेगा. अब सारे टॉयज फिर रख दो, उसको चॉइस दो क्या लेना है वो ले लो. बच्चा बहुत इरिटेट हो रहा है, एनवायरनमेंट में घुमा के ले आओ, हो सकता है उसको झूले पे झूल के काम करना है, हो सकता है उसको ट्रैम्पोलिन पे जंप करके काम करना है, जहाँ भी मज़ा आ रहा है. मेरे एक बच्चे का बहुत हाई वैल्यू रेनफोर्सर जिम बॉल था, हम जिम बॉल पे उसको कुदा के काम कराते थे. तो इट्स नॉट ऑलवेज ऑन टेबल टॉप, बट जहाँ भी बच्चा मोटिवेटेड रहे और आपको खुद लगेगा कि मोटिवेशन उसका आ रहा है, जो उसका जो काम करने का तरीका होगा, या फिर उसमें लर्निंग में स्पीड आएगी, या फिर उसका जो है ना इन्वॉल्वमेंट थोड़ा बढ़ेगा, अटेंशन बढ़ेगा थोड़ा. आप एक बार ऐसे हार्ट टच कर, दूसरी बार खुद करने को निकल जाएगा वो, तो आपको खुद लगेगा कि अरे वाह ये दे रहे हैं तो कुछ तो अलग कर रहा है मेरा बच्चा. आपको खुद पता चल जाएगा कि ये रीइंफोर्स. So let me extend it one step more. क्या my worry is that my child will get dependent on this, कि मैं अगर उसको बार बार कुछ काम कराने के लिए या reinforcement के लिए कोई ना कोई चीज़ें दे रहा हूँ, तो फिर जब मैं इसको विड्रॉ करूँगा या हटाऊँगा फिर वो नहीं करेगा. So will I make my child dependent on this? I'll tell you one thing, if your child has zero skills, बच्चे के पास कोई स्किल नहीं है, how does it matter if your child is getting dependent or not? आपको पहले तो सिखाना है, when he improves, आपको तो पहले सिखाना है उसको. Correct. And then I also mentioned reinforcement schedule. तो there is a scheduling. तो आप पहले हम कंटिन्यूस reinforcement पे डालते हैं, which is called CRF, कंटिन्यूस, हर काम के बाद दे रहे हैं, उसके बाद हम हर 2 काम के बाद दे रहे हैं, हर 3 काम के बाद दे रहे हैं. तो there is something called thinning of reinforcement, मतलब हम reinforcement कम करते जा रहे हैं, काम बढ़ाते जा रहे हैं. एंड देर इज़ ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हेन वी आर रीइंफोर्सिंग. हम कोई भी टॉय भी देते हैं, बोलते हैं गुड जॉब, एंड देन वी गिव द टॉय, वी से वाओ यू डिड सो ग्रेट, एंड देन वी गिव द टॉय. वो क्यों करते हैं? वो हम पेयरिंग कर रहे हैं अपनी आवाज़ की रीइंफोर्सर के साथ. सो देर इज़ अ सोशल रीइंफोर्समेंट विथ अ टैंजिबल कमिंग. करेक्ट. Tangible is anything which a toy or a physical thing. So tangible coming, and then आप पहले बोलते हैं, फिर tangible आता है. And slowly will withdraw the physical. Will withdraw the physical. He'll start doing the work on the social. Right. So that is the understanding. That's how every human works. Okay, lovely. This is great to understand. So एक parents perspective से probably हम इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि orally हम बात करते वक्त बच्चों को कुछ instructions देते हैं, हम उसको उसकी तारीफ करते हैं, साथ में एक हम टॉय और एनी रेनफोर्समेंट उसको देते हैं. अगर मुझे ये लगता है कल की तारीख में कि मेरा बच्चा इस पर डिपेंडेंट होता चला जा रहा है, देन वंस ही इम्प्रूव्स स्लोली वी विथड्रॉ द फिजिकल कंपोनेंट विच इज़ द टॉय पार्ट और द अदर स्टफ दैट वी आर गिविंग, एंड फिर उसको सिर्फ वर्बल के ऊपर ले जा करके, एंड देन वी ट्राई टू एंगेज द चाइल्ड. सो दैट देयर आर लॉट ऑफ वे ऑफ फेडिंग रीइंफोर्समेंट. सो देयर इज आल्सो रीइंफोर्समेंट फेडिंग. ओके. तो हम जैसे मैंने बोला थिनिंग ऑफ शेड्यूल होता है, आप उसको काम बढ़ाते जाते हैं, रीइंफोर्सर कम करते जाते हैं. तो अभी अगर मेरा बच्चा 1 घंटे के लिए बैठा है, हमने उसको 60 बार रीइंफोर्सर दिया पहले जब आया. उसके बाद आप धीरे धीरे देखेंगे आधे घंटे में 1 बार रीइंफोर्सर मिल रहा है, फिर आधे घंटे में 1 बार मिल रहा है. अगर आप न्यूरोटिपिकल बच्चे को देखेंगे, बच्चा भी 1 घंटा काम करता है तो बोलता है मम्मी अब मुझे पार्क जाके खेलना है, मुझे टीवी चाहिए. तो हाँ, तो मैक्सिमम बच्चा 1 घंटा 45 मिनट काम कर सकता है. तो अगर हम उस शेड्यूल पे बच्चे को ले आए, अपने स्पेशल बच्चे को, तो आप नॉर्मल बच्चे की तरह ही उसको करा रहे हैं काम, उतना तो हर बच्चा लेगा.
अगर हम थेरेपी में जैसे अगर बहुत ही बेसिक बच्चा है, हम थेरेपी में काम कर रहे हैं तो 1 घंटे की थेरेपी से कुछ होता नहीं है. यू Correct. वोंट सी अ बिग चेंज. Right. इट्स ऑलवेज इंपॉर्टेंट दैट पेरेंट घर पे जाके उस थेरेपी को एटलीस्ट अगर बच्चा आफ्टरनून में आ रहा है, मॉर्निंग में आ रहा है, उसको 2 घंटे रेप्लिकेट करे तो आपका 3 घंटे का काम होगा. आई विल ऑल्सो से अगर पेरेंट 2 घंटे काम कर रहा है विच इज़ वेरी मच इक्विवेलेंट टू हाफ एन आवर ऑफ थेरेपिस्ट वर्किंग, बिकॉज उतने उनको डिटेल के साथ काम नहीं करना आता है. जैसे मैं अगर फर्स्ट बच्चे के साथ, मैं फ्रेश थेरेपिस्ट हूँ, मैं एक पहला बच्चे के साथ काम कर रही हूँ, वैसे ही पेरेंट होगा. अब ये थेरेपिस्ट तो 1000 बच्चों के साथ काम करके आपके पास पहुंचा है, तो इसके इतने बच्चों के साथ ट्रेनिंग हो चुकी है, Right. तो दे आर वेरी वेल Trained. equipped टू वर्क विद द चाइल्ड. पेरेंट्स को तो उतना नहीं आता है, ट्रेनिंग नहीं है उनके पास, तो उनका अगर 2-3 घंटे का काम है तो वो एक थेरेपिस्ट का 1 घंटे का काम होगा या आधे घंटे का काम. बट आई वुड स्टिल से डू एट होम, बिकॉज एटलीस्ट बच्चे का टाइम, अगर आप 2-3 घंटे बच्चे को घर पे एंगेजमेंट करते हैं तो वो अनवांटेड कोई और बिहेवियर नहीं करेगा और कुछ तो प्रोडक्टिव सीख रहा है, कुछ तो हो रहा है. एक एग्जांपल ले लेता हूँ दैट विल हेल्प द पेरेंट. लेट्स से मेरे घर में मेरा बच्चा सामान को उठा के यहाँ से वहाँ फेंकता है. आई हैव टू कंट्रोल दिस बिहेवियर. टेल मी द स्टेप्स. I know there are multiple dimensions attached to the aging and rest of that stuff, but मैं generic हमारे पास बच्चे थे जो बॉल फेंकते थे, तो हमने उसको क्या किया, एक बॉल पूल में उसको बॉल फेंकता था, वो बॉल पूल से भी निकाल के हमने उसको सारे बॉल्स वापस रखना सिखाया. मैं Put घर it की back. बात कर रहा हूँ मैं. तो आप घर पे भी ये कर सकते हो. जैसे आपका बच्चा अगर कोई चीज़, जैसे बच्चे वाइंड अप नहीं करते हैं सामान, मैंने पेरेंट्स से सुना है कि बच्चे सामान निकाल देते हैं, फैला देते हैं, फिर दूसरा सामान निकाल देते हैं, फैला देते हैं, पूरे घर में बच्चा सामान फैला देता है और फिर छोड़ देता है. और फिर इन द एंड ऑफ द डे पेरेंट को वो सारा वाइंड अप करके रखना पड़ता है, विच इज़ अगेन अ वेरी Correct. टीडियस. मतलब बेचारे उनको तो बहुत काम हो जाता है उस चीज़ को. That's even in case of normal. यस You know. तो मैंने उनको बोला कि एक तो आप उनको टास्क कंप्लीशन सिखाओ कि अगर आपने कोई चीज़ निकाली है तो इसके साथ खेलो, इसको वापस रखो, जो हम सिखाते हैं थेरेपी में. Right. अगर बच्चे ने पजल निकाली, उसको फैला दिया, दूसरा पजल मांगने लग गया, तो हम नहीं देते हैं. हम बोलते हैं इसको पहले कंप्लीट करो, इसको वापस वहाँ रखो, फिर दूसरा लेके आओ. तो उससे वो बच्चा ये समझता है कि इसको ख़त्म करना है, फिर दूसरा लेना है. एक ये कराइए. दूसरा, अगर वाइंड अप सिखाइए बच्चे को कि कोई भी काम करने के बाद आप उसको क्लीन करोगे, वाइंड अप करोगे, उसको वापस रखोगे, जो थेरेपी में भी होता है. इन द एंड ऑफ द सेशन द थेरेपिस्ट मेक्स द चाइल्ड वाइंड अप एवरीथिंग. तो ये ऑलरेडी आपके थेरेपी में हो रहा है, तो इट्स नॉट वेरी डिफिकल्ट कि आप घर पे उसको इम्प्लीमेंट करो. आपको थोड़ा ज़्यादा करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या होता है, बच्चे ने यहाँ वहाँ फैला दिया. कभी कभी मैं बोलती हूँ, मम्मी पापा को भी लगता है कि यार उस बच्चे को ले जाके एक एक चीज़ बोल बोल के उठवाएं, ये मुझे 20 मिनट लग जाएगा, इससे अच्छा मैं खुद ही समेट के रख देता हूँ, मेरा 5 मिनट का काम है. Right, right. तो यू हैव टू वर्क ऑन दैट. अभी आप आज देख रहे हो, बट 1 महीने बाद वो खुद करेगा, तो आपको ये 5 मिनट नहीं करना पड़ेगा. So initially थोड़े difficulty लेने पड़ेंगे. Then the child will be trained into doing that part. Okay. And मैंने ये भी सुना है something like do we use punishment as a tool or shall we use it, or what is the punishment concept inside ABA? Again, I would say, in our definition, punishment is again a consequence, same as reinforcement. There is antecedent, consequence, behavior. Behavior is something, if you want to increase, you give reinforcer. If you want to decrease, you give punishment. Correct. But punishment is ethically not done. So हमारे लिए punishment is only used when you use your reinforcement positive, then negative. एक हायरार्की है, पहले आप पॉजिटिव reinforcement यूज़ करोगे, नहीं काम कर रहा. नेगेटिव यूज़ करोगे, नहीं काम कर रहा, तब आप पॉजिटिव पनिशमेंट होता है, उस पे जाओगे. जो मैंने आपको अभी बताया, ये throwing of the things, making him pick up and put it back, Right, right. that is a positive punishment. Correct. Because you don't want the child to throw. Throw that. So you want this behavior to go down. So we use positive punishment for this. We use negative punishment, no, big no. We use positive, but also positive punishment should be used for the behaviors which are very severe, and sometimes used for self-injurious behaviors which are like life threatening. कभी बच्चे का सर फूट गया, कुछ ऐसा हो गया, मतलब ऐसा हो सकता है, कुछ डैमेज हो सकता है, तो उसमें हम पनिशमेंट यूज़ करते हैं. अदरवाइज इट्स ऑलवेज रीइंफोर्समेंट एंड पॉजिटिव. थोड़ी देर पहले मैम आपने ये वर्ड भी यूज़ किया था. अगेन इन दिस डिस्कशन इट केम बैक टू माय माइंड. कैन यू जस्ट इलैबोरेट दिस टर्म FBA, फंक्शनल बिहेवियर असेसमेंट? इट्स फंक्शनल बिहेवियर हाँ, एनालिसिस. so what do we do inside that? Because अभी हम इतने सारे बिहेवियर एक्टिविटी की बात कर रहे हैं. असेसमेंट वर्ड से मुझे ऐसा लगा कि शायद there is a way to find out first things. So what is this functional behavior assessment? It's functional behavior analysis. Analysis. Okay. Yeah. Sorry. So what FBA gives you a
FBA इज़ लाइक अगर आपका प्रॉब्लम बिहेवियर है बच्चे का, तो फॉर अस एज अ बिहेवियर एनालिस्ट there are only 4 reasons for the problem behavior. Okay. So FBA usually it's an experimental term, it's a clinical term. Yeah. It's not used in the normal, अभी therapy centers में भी नहीं use होता है, we use more of ABC. Okay. सो FBA इज़ अगेन आप करते हो फंक्शनल बिहेवियर एनालिसिस, जो जिसमें आप एक रूम होता है जो एक्सपेरिमेंटल उसमें किया जाता था, 2-4 कमरे होते थे, एक में ऑटोमेटिक रीइंफोर्समेंट का कमरा होता था, एक एस्केप कमरा होता था, एक अटेंशन रूम होता था और एक टैंजिबल रूम होता है. दे पुट इट इन डिफरेंट कलर्स वट एवर टू डिफ्रेंशिएट. बच्चे को उसमें छोड़ा जाता है, देखा जाता है बिहेवियर आ रहा है, किस वजह से बिहेवियर आ रहा है. Right. And then you differentiate. So I gave you already the 4 reasons behind the behavior. Right. Automatic, escape, attention, tangible. So does it applies to kid, up to the age of 7-9 years? It applies to any age. It applies to any age. Any age. We do it now. We do an FBA based on ABC. We take an ABC and we do we find the reason behind Right, the right. behavior. But it is again, like I told you, it's in an experimental thing and you make 4 different rooms and that's how we were taught when we were doing behavior Right, analysis study. तो उसमें बच्चे को छोड़ा जाता है, आप बार बार उसको अटेंशन दोगे तो क्या बच्चे का बिहेवियर नहीं आ रहा है, तो यू फाइंड ओके अटेंशन इज़ अ रीज़न फॉर द बिहेवियर. टैंजिबल के लिए बच्चा कर रहा है तो आपने सामान रखा नहीं दिया, बच्चा रो रहा है तो इट्स फॉर टैंजिबल. अगर बच्चा को कोई काम दे रहे हैं, बच्चा पेंसिल फेंक रहा है बार बार, तो इट इज़ एन एस्केप रीज़न. आई एम जस्ट गिविंग अ वेरी सिंपल एग्जाम्पल. एंड ऑटोमेटिक इज़ अगर बच्चा इन तीनों चीज़ों का अगर रीज़न नहीं है तो देन देयर इज़ ऑटोमेटिक. ऑटोमेटिक कहते हैं कि अपने आप को ही खुद से ही वो रीइंफोर्स करता है. अगेन इट गोज इनटू योर सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर्स. लाइक इफ माय चाइल्ड इज होल्डिंग अ स्टिक, कर रहा है वो सेल्फ स्टिमुलेटरी बिहेवियर. वो अपने आप से इंजॉय कर रहा है उस चीज़ को, तो उसको किसी और की ज़रूरत नहीं है रीइंफोर्समेंट के लिए, एंड ही इज़ एंजॉइंग दैट. सो अगर वैसा कुछ होता है तो इट इज़ कॉल्ड ऑटोमेटिक बिकॉज दे आर डूइंग इट फॉर दे आर एंजॉइंग एंड दे आर रीइंफोर्सिंग देमसेल्व्स. एंड एस्केप, अटेंशन एंड टैंजिबल इज सोशली मीडिएटेड बिकॉज समबडी एल्स नीड्स टू बी देयर टू गिव दैट. So these are still corrected. Automatic is difficult to. So let's move back to the home part where we are focusing today, the part of our discussion. एक पेरेंट का इन्वॉल्वमेंट इन दिस एंटायर प्रोसेस. थेरेपी सेंटर में वापस लौटता हूँ थेरेपी सेंटर की तरफ. सो फ्रॉम अ थेरेपी सेंटर बैक एट होम, हाउ इम्पॉर्टेंट इज द इन्वॉल्वमेंट ऑफ अ पेरेंट? वी ऑलरेडी डिस्कस्ड a bit on this side, but मैं चाहता हूँ कि you open it a little more because what we have also learned in our process of evolution as a part of this ecosystem कि कहीं ना कहीं parent का involvement बहुत ज़रूरी है. In ABA particularly speaking, how important is the parent involvement? Parent involvement is the important thing. It's very very important. क्योंकि आपका बच्चा, मैंने जैसे आपको बोला, थेरेपी 1 घंटा 2 घंटा करेगा, आपको घर में जाके उसको करना ही पड़ेगा. Try to maximum involve your child at home. That will help the child not to do something which is not, again, self-stimulatory behaviors will not, they'll not learn something. तो एक तो आप बच्चे को पूरा इन्वॉल्व करो घर पे. दूसरा, मैं हर पेरेंट को बोलती हूँ कि आप जो भी इजी टास्क है जो हम करा रहे हैं, जिसमें ज़्यादा प्रोटोकॉल फॉलो नहीं करना है, हल्का फुल्का भी फॉलो करेंगे तो बच्चा सीख जाएगा, उसको आप घर ले जाओ. वो हमको मत दो, वो आप घर पे करो. जिसमें एकदम प्रोटोकॉल फॉलो करके बहुत प्रिसीजन के साथ काम करना है, वो हमें दे दो. जो उसमें ज़्यादा प्रिसीजन की ज़रूरत नहीं है, जिसमें ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, वो आप घर ले जाके Give us some examples just for more clarification. What are the things that a parent can naturally do back at home जो कि हमारे थेरेपी को कॉम्प्लीमेंट करे? You can do puzzle fixings, jigsaw teaching, all that. You don't need precision at all. पजल निकालो, पजल लगाएगा, आप ऐसे पकड़ाओ, बच्चे ने लगाना ही है. So you need a specific, some kind of a tool, toys, etc. to engage the child? Yes. Okay. I was working with one of the child. Parents were not very, they didn't have that amount of money. So I told father that I gave him the link of Amazon. मैंने कहा ये आप puzzle खरीद लो, आप कुछ नहीं तो इसको घर पे कराओ. आप टॉयज ये वाले ब्लॉक्स ले लो, ब्लॉक्स लगवाना सिखाओ. आप घर पे, आप बहुत इजी है, आप घर पे किचन में आप क्रॉकरी अरेंज करते हो, आप ये सारे यूटेंसिल्स अरेंज करते हो, चम्मच को चम्मच में लगवाना सिखा लो. इट इज़ एन आइडेंटिकल मैचिंग.
पानी सर्व करना, पानी करना। आप आलू प्याज अलग करके टोकरी में रखते हो, बच्चे को दे दो, ला के देते हो, बच्चा एक में आलू रखेगा एक में प्याज रखेगा, इट्स अगेन आइडेंटिकल मैचिंग। because that's a learning opportunity for him. Yes, and it's also very easy for a mother, you know, she's already cooking in the kitchen, giving आलू प्याज तुम रखो। She can also Correct. see, किचन में आप बर्तन धो रहे हो, आपके लिए खुद बहुत मुश्किल काम है, रोज बर्तन को पोंछ के आप अरेंज कर रहे हो, बच्चे को दे दो, तुम कटोरिया रखो, चम्मच रखो, प्लेट रखो, काम हो रहा है आपका। जो आपकी बातों से मुझे ये लग रहा है कि एट होम हम उसको अलग नज़र से ना देखें, ट्रीट हिम एज अ कंप्लीट, ही इज़ ऑलरेडी अ पार्ट ऑफ द सिस्टम, बट जैसे हम रोज़मर्रा के काम में बाकी सारे मेंबर्स ऑफ द फैमिली इन्वॉल्व होते हैं, वो बच्चा जहाँ तक जाके इन्वॉल्व हो सकता है, हमें उसको वहाँ पे इन्वॉल्व करके रखना चाहिए, ताकि वो उसके लिए एक थेरेपी का काम करेगा। इट्स अ लर्निंग अपॉर्चुनिटी, ऐसे कि वो उन चीज़ों को सीख रहा है। एम आई मेकिंग द करेक्ट स्टेटमेंट? यस यस ऑफ कोर्स। हमारे पास एक बच्चा था, उसको सफाई का बहुत शौक था, मतलब पानी गिर जाता था पोंछता रहता था। मैंने बोला इसको टेबल पोंछना सिखाओ, शीशे पोंछना सिखाओ, घर पे एटलीस्ट मदर की डस्टिंग करेगा वो, मदर अब सफाई कर रही है, वो खुद शीशे पोंछेगा, टेबल पोंछेगा। ओके। आप वॉशिंग मशीन में कपड़े डालना सिखाओ। आप छोटे बच्चों को, नॉर्मल बच्चों को भी आप करवाते हो, न्यूरोटिपिकल को मशीन पे कपड़े बच्चे जाके मेड के साथ सुखा रहे होते हैं, आप इसको आप सुखा दो, उसको बोलो क्लिप लगाओ। एटलीस्ट he is also being with the mother and getting involved. He is also learning new instructions. Right. नई वर्ड सीख रहा है, क्लिप आइडेंटिफाई करना सीख रहा है, न्यू नाउन सीख रहा है। So typically what Fine we call motor as is increasing, improving. So it is also. So there are a lot of household activities which you can teach and involve your child. Initially it will be a struggle. It is not a cakewalk कि आपको एकदम दे दिया आप आराम से Agreed, करो। agreed. As a parent it's initially बहुत struggle है, आपको बहुत मेहनत लगानी पड़ेगी, आपको क्लिप पकड़ पकड़ के लगवाना पड़ेगा, बट आपको ये करना पड़ेगा क्योंकि 1-2 महीने 3 महीने बाद आपका बच्चा खुद लगाएगा। वो आपको उस चीज़ को देख नज़र में रख के अभी काम करना पड़ेगा। Let me touch one more important part back at home. Cousins, siblings, grandfathers, mothers, grandmothers, etc. Apart from the parent, what role do they play? और as a parent, मुझे किन बातों का ध्यान रखना चाहिए when I see my child getting engaged? Because क्या होता है कि there is sometimes lot of pampering, lot of protection, lot of good play, bad play. तो ये family members में सबके साथ होता है. For my special child, how do I take care of this? आप जब अपने स्पेशल बच्चे को खुद ना डांटे सिबलिंग्स के सामने में, यू हैव टू गिव द रेस्पेक्ट टू द चाइल्ड। आप उसके पोटेंशियल को, आप जब मैंने ये देखा है कि अगर आप भाई बहन के सामने में उसको डांटेंगे तो उनको लगता है ये तो बेकार बच्चा है, तो आप पहले तो उसको थोड़ा सा ऊपर लिफ्ट अप करें कि भाई ये भी इम्पॉर्टेंट इंसान है इस घर का। फिर आप अगर सिबलिंग पे, मैं ये बोल सकती हूँ उनको आप बोलो कि थोड़ा बहुत एंगेज करें अपनी खेलने में, बट प्रोटेक्टिव प्ले, जैसे भी बच्चे के साथ वो खेल सकता है। बट आई विल ऑल्सो से एवरी चाइल्ड हैज़ देयर ओन। अब न्यूरोटिपिकल बच्चे होते हैं, वो स्पेशल बच्चों के साथ ज़्यादा खेलना नहीं चाहते हैं, उनके अपने फ्रेंड्स हैं, उनको अपने तरीके से खेलना। तो आई हैव सीन मोस्ट ऑफ द टाइम, वेरी रेयरली अ सिबलिंग, अब एज गैप है, बच्चा ये छोटा समझता कुछ है नहीं, तो वो लोग जनरली अपने काम में लग जाते हैं, और स्कूल का प्रेशर भी है, अपना काम कर रहे हैं। तो डोंट torture your neurotypical child also to get involved so much, because it's your child, eventually you have to do everything. उसकी उतनी responsibility नहीं है, आपकी है। But अगर वो, if they are very helpful and they want to do it from their end, you can ask them for half an hour or 1 hour if they can play and teach few things, teach few skills. खेलने में फुटबॉल खिलवा लिया, चलो यहाँ से मैं किक कर रहा हूँ, यहाँ से तुम किक करो। इट्स वेरी ईजी टू डू। अगर बच्चा किक कर पा रहा है तो थोड़ा लग के किक करवा ले, बैट बॉल खिलवा लिया, एनीथिंग विच इज़ अ प्ले स्किल विच दे कैन प्ले विद देयर ब्रदर। पढ़ाई लिखाई मत कराओ, क्योंकि बेचारे वो क्या, पढ़ाई लिखाई सबके लिए इट्स ट्रबल, सो गेट देम इन्वॉल्व इन अ प्ले। पढ़ाई लिखाई तो आप भी करवा लोगे। हाउ डू आई मॉनिटर द प्रोग्रेस इन माई चाइल्ड इन ABA, ईदर बैक एट होम और एट अ थेरेपी सेंटर? कि यू नो वंस माई चाइल्ड हैज़ बीन आइडेंटिफाइड इन टू ABA, अब या तो मैं घर पे कुछ उसके साथ काम कर रहा हूँ, आई एम हियरिंग यू आउट, आई स्टार्टेड सम एक्टिविटी, या इन कंसल्टेशन विद अ थेरेपिस्ट आई स्टार्टेड सम एक्टिविटी बैक एट होम, या मैं थेरेपी सेंटर पे ले जा रहा हूँ। हाउ डू आई नो दैट माई चाइल्ड इज़ प्रोग्रेसिंग या ही इज़ रिग्रेसिंग? व्हाट आर द बिहेवियर ट्रेट्स दैट आई शुड बी वेरी वेरी केयरफुल एंड आई शुड गेट रादर एंशियस कि नहीं, मेरे को अब इस पे इट्स गेटिंग क्रिटिकल, आई हैव टू contact a therapist, I have to contact a center, I have to contact an institution to take care of my child? Usually in ABA, like I said, it's always data collection. So we make probe data sheets, which we call it, we do it everyday data collection. We write down everything in very detailed way.
सो अगर मैं किसी चीज़ में कुछ सिखा रही हूँ, अगर मैं बटनिंग ही सिखा रही हूँ या मैं लेस टाइंग सिखा रही हूँ, तो मैं उसमें एक एक स्टेप ब्रेक करूँगी। ब्रशिंग सिखा रही हूँ तो ब्रश में पहले ऊपर दांत साफ करना, नीचे, एक एक स्टेप लिखा जाता है अगर आप देखोगे। सो चेनिंग प्रोसीजर एंड यू राइट डाउन एवरी स्टेप एंड वी मॉनिटर एवरी स्टेप। तो अगर बच्चे ने ऊपर वाला दांत घसना सीख लिया तो उसमें आपके प्रोब में यस आएगा। तो आपके पास डेटा शीट है, सेंटर में आप प्रोग्रेस डेटा शीट के थ्रू ही मॉनिटर करोगे। आप डेटा शीट देखोगे कितना मेरा बच्चा सीखा, हर महीने कितना सीख रहा है, नंबर ऑफ स्किल्स ही हैज़ लर्नड। इस महीने में मेरा बच्चा 8 सीखा था, पिछले महीने मेरा बच्चा 6 सीखा था, तो ही इज़ प्रोग्रेसिंग लर्निंग। ऑल्सो डिपेंडिंग अपॉन द ऑपरेंट, लाइक आई सेड, कुछ ईजी होता है, कुछ टफ़ होता है, तो टफ़ वाला ज़्यादा चल रहा है। यू कैन ऑलवेज टॉक टू द थेरेपिस्ट कि अच्छा मेरा बच्चा पिछले महीने में 8 सीखा था मैम, इस महीने में 4 ही सीखा है, क्या बात है? तो वो उनको तो नहीं पता, उनको तो बस नंबर्स मिल रहे हैं ना। मैंने ये भी देखा है कि बहुत कंपैरिजन भी हो जाती है कभी कभी। ये बच्चा जल्दी बहुत सारी एक्टिविटी कर रहा था, इसके एक्टिविटीज़ फास्ट चेंज हो रहे हैं। एक बच्चा है जिसकी एक्टिविटी उसी को रिपीटेडली कराया चला जा रहा है। सो एज ए पेरेंट आई ऑल्सो समटाइम टेंड टू कंपेयर माई किड विद द अदर किड. How far it is right, wrong, or I'll say that shall I or shall I not do this? See, you should never compare your child with any other child because every child is different. Every child's learning, कुछ उस बच्चे में बहुत अच्छा होगा जो इस बच्चे में नहीं होगा. And vice versa. हाँ, तो कभी हो सकता है मेरा बच्चा बिल्कुल ही लो फंक्शनिंग हो, Right. तो मैं उसको किसी और को कंपेयर करके I'll torture myself, I'll torture my child. I'll get depressed. I might change the therapist. I might change the therapy. That's what you're going to do it. Right. So it's better that work towards your child's progress. Look at your child, accept the way he is. Acceptance is very important. मेरा बच्चा लो फंक्शनिंग है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ से काम करूँगी, मैं इसको सिखाऊंगी, मैं इसको इंडिपेंडेंट बनाऊंगी. यू हैव टू एक्सेप्ट योर चाइल्ड द वे ही इज़. अच्छा ये चीज़ ये एक बार में नहीं सीखता, 10 बार में भी नहीं सीखता, 100 बार में ही सीखता है, तो मैं 100 बार सिखाऊंगी, कोई बात नहीं, सीखना ज़रूरी है. Is there any time duration where we should review these goals? या how do I look at this कि जब मैं goal setting की बात करता हूँ तो क्या कोई particular duration होता है या it all depends with the child as he is progressing? How do I take this up? See, there is ABLS which we follow. So ABLS has its own goals in the list, and ABLS has like it's like this. ऊपर मैट्रिक्स बढ़ता जाता है, तो नीचे से आप स्टार्ट करते हो ऊपर जाता है. Sometimes we see अच्छा बीच वाला जो कुछ है वो बच्चे को हमने 15 दिन कराया, बच्चा बिल्कुल मूव नहीं कर रहा. That complaint comes from the therapist कि मैम मैंने 15 दिन इसको बहुत अच्छे से कराया. Then if that therapist comes to me, मैं एक तो देखती हूँ आप करा कैसे रहे हो, प्रोटोकॉल चेंज करो. ठीक है, प्रोटोकॉल ठीक है, हमने 2 प्रोटोकॉल चेंज कर लिए. अब हम क्या करें, नंबर ऑफ़ ट्रायल्स बढ़ा के देखते हैं कि ज़्यादा ट्रायल्स करा के देखें तो बच्चा सीख रहा है. इज़ देयर इनफ नंबर ऑफ़ ट्रायल्स? नहीं हो रहा है तो फिर ट्रायल्स बढ़ाते हैं. सब हमने कर लिया, ट्रायल्स बढ़ा लिया, प्रोटोकॉल्स चेंज कर लिए, स्टिमुलस चेंज कर लिया, फिर भी मेरा बच्चा नहीं सीख रहा है, तो मे बी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम द चाइल्ड इज़ नॉट रेडी टू लर्न दैट स्किल. So you stop that skill, move to the next one. Okay. If your child is learning, good. If he is not learning, you do it this way. So at least if you're changing a skill, you need at least 10 days to monitor and see if your child is progressing. अगर आपको कहीं से भी हल्का सा भी movement लगेगा बच्चे में, it's not always that the child will learn that skill, but you will see कि मेरा उस direction में जा रहा है, अब लग रहा है कि आ रहा है. तो the child will progress, नहीं child will learn. अगर नहीं आ रहा है उस डायरेक्शन में, then you'll have to report back to your supervisor, whoever is writing the program, कि मैम ये नहीं हो पा रहा है, आप इसको प्लीज़ एक बार चेक करिए. So ma'am, you have been working so long on this subject and must have worked with multiple child. बहुत सारे बच्चों के साथ आपने काम किया हुआ है. What we would like to listen from you is a good success story, if I can say, कि एक ऐसे बच्चे पे आपने काम किया हो जो एक certain difficulty level, good difficulty level I'll say, लेकर के आया हो, and how you worked on him and what kind of a changes were brought on the child. Probably if you can just share that story, it will be a great motivation for many of us. I have worked with many children because it's been long, but I remember one of my student. So like उस बच्चे के साथ मैंने 2012-13 में काम किया था. तो 13 में द चाइल्ड वाज लाइक इंटरमीडिएट लेवल, मतलब लैंग्वेज स्किल्स में. जैसे मैं बताऊं कि वो लंच, जब मैंने उसको लिया था तो वो जैसे लंच लेके आती थी, लंच अपना टाइम पे खाती नहीं थी वो. तो वो भी हमें एक टास्क दिया गया था इंडिपेंडेंट ईटिंग का, कि बच्चा खुद से स्कूल में खाए. स्कूल में जा रहा था वो बच्चा,
तो मैंने जब उसको लिया, आई वॉज ऑल्सो वेरी न्यू इन दिस फील्ड, मतलब मुझे 1 ही साल हुआ था काम करते करते, 1 साल भी नहीं, 6-8 महीने हुए थे। तो मुझे वो बच्चा मिला, मैंने उसके साथ काम करना शुरू किया। उस बच्चे का मैंने ऐसे ही, क्योंकि उससे पहले मैं इस फील्ड, मतलब बच्चों के साथ मैंने इतना काम नहीं किया था, तो मुझे ये नहीं पता था कि एक एक्सपेक्टेशन कि बच्चा ये कहाँ तक पहुँच सकता है या हमें कहाँ तक पहुँचाना है, और क्या हमें इसे, जैसे बाकी बच्चों को, नॉर्मल बच्चों को या न्यूरोटिपिकल बच्चों को हम सोचते हैं कि बच्चा ऐसे जवाब दे, क्या हम इससे भी इस टाइप का एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, या थोड़ा बहुत गलत भी बोल लेगा तो चलेगा, बिकॉज द चाइल्ड इज़ ऑन स्पेक्ट्रम। तो ये मेरी तब की सोच थी। तो मैंने ये सोचा कि मैं इसको जितना तक हो सकता है बाकी बच्चों की तरह, जैसे न्यूरोटिपिकल बच्चा बोलेगा वैसे ही मैं सिखाऊंगी। आई वॉज अंडर माई सुपरवाइज़र वर्किंग एट दैट टाइम। तो मैंने वो बच्चा लिया, तो मैं बच्चे का लंच आया, मैंने पूछा आप क्या खा रहे हो? बच्चे ने मुझे कुछ नहीं बताया। बच्चा बोल सकता था, बहुत बोलता था, बट खाने के बारे में उसने कुछ नहीं बताया कि कौन सी सब्जी लाया हूँ, क्या है। फिर मैं उस टाइम में सर्टिफिकेशन स्टार्ट करने का सोच रही थी। आई डेंट एनरोल माई सेल्फ इन टू द कोर्स, मैं काम कर रही थी हैंड्स ऑन। तो एक और मेरी कलीग हैं, वो भी एनरोल कर, उन्होंने कोर्स वर्क कर लिया था, एंड शी केम फॉर द सुपरविजन। तो वो वहाँ पे थी, तो उन्होंने, आई स्टिल रिमेंबर, मैं उस बच्चे के साथ काम करती थी, 4-5 महीने हुए थे। बच्चे ने एक फ़्रॉक पहना था जिसमें बहुत सारे कलर्स थे। तो मेरी कलीग ने पूछा उससे कि इसमें कितने कलर्स हैं, बहुत सुंदर फ्रॉक है। तो बच्चे ने जवाब नहीं दिया। तो मुझे लगा कि मेरा बच्चा इतना बोलता है, उटपटांग बहुत सारी चीज़ें बोलता है, बट ये चीज़ें नहीं बता पाता वो, जो कोई भी बच्चा बता देगा लंच में क्या है। तो मैंने सोचा ये सारी चीज़ें भी मैं इसको सिखाऊंगी, एंड आई स्टार्टेड टीचिंग हर। मदर उससे पहले 2 साल तक थेरेपी ले चुकी थी। बच्चा बहुत ही लो फंक्शनिंग से आया था, वहाँ तक पहुँच चुका था जहाँ तक मेरे पास था, अच्छा खासा बोलता हुआ बच्चा, बट इन चीज़ों का जवाब बच्चा नहीं देता था, जो नॉर्मल जवाब किसी भी बच्चे से हम उम्मीद कर सकते हैं बोलने का। तो मैंने ये सोचा कि हम इतना काम करते हैं, क्या फ़ायदा अगर इस बच्चे को मैं एक न्यूरोटिपिकल बच्चे की लेवल पे ना पहुंचा पाऊं, जो बच्चा मेरा पहुंच सकता है। तो मैंने अपने सुपरवाइज़र से बात की, मैंने उस पर सारा काम किया, जो उन्होंने मुझे प्रोग्राम दिया मैंने वो सारा फॉलो किया जितना तक हो सके। हमने बहुत ही हाई फंक्शनिंग एबल्स ख़त्म किया, हमने पीक पे से भी बहुत प्रोग्राम उस टाइम में लिए, जो मेरे सुपरवाइज़र के पास एक डिफरेंट बुक था, विच अब मैं पीक में वो देख रही हूँ प्रोग्राम। आई एम सो हैप्पी टू शेयर विथ यू कि वो बच्चा मेरा अब कॉलेज में है, एंड शी इज़ कम्पीटिंग विथ ऑल अदर स्टूडेंट्स, एंड शी इज़ डूइंग रियली गुड। तो अब उसको थेरेपी की ज़रूरत नहीं है, आप उससे मिलेंगे। मैं बहुत देर तक काम करती रही, तो एक बार मुझे बहुत लोगों ने जो उस बच्चे से मिले, उन्होंने बोला कि मैम, उनको पहले लगता था मेरी बेटी है, बाद में कह रहे हैं मैम आप इसको पढ़ाती हैं, क्यों पढ़ाती है, क्यों आती है ये आपके पास, ऐसे सवाल मुझे लोग पूछने लग गए। तो आई वॉज सो सरप्राइज, एंड मदर इज़ रियली हैप्पी, शी इज़ स्टिल अ वेरी गुड फ्रेंड ऑफ माइन। बात होती है मेरी, बिकॉज इट्स बिन लॉन्ग, मैंने उस बच्चे को, शी इज़ नॉट विद अस, शी इज़ डिस्चार्ज कम्प्लीटली, कॉलेज में जाती है, वेरी हैप्पी विद द चाइल्ड। तो मगर जो हमने छोटी छोटी उसको कार के लोगोज जो होते हैं, कौन सा ब्रांड है ये नहीं पता था, बहुत कुछ उसको सिखाया था हमने, बट दैट वाज वन ऑफ द चाइल्ड who progressed really good, and she's in the college. I have still more students who are doing good, but this child has gone to college, so, and she's a very special child because she was my first child who went to a college, so I'm really happy Very nice. to Very share nice. this. So what is the biggest myth about ABA? Biggest myth of ABA is it works on problem behavior. We reinforce, जो reinforcement में आपने dependency बोला कि मेरा बच्चा reinforcement पे dependent हो जाएगा, सबसे बड़ा तो यही है कि अगर बच्चे में प्रॉब्लम बिहेवियर नहीं है तो बच्चे को ABA में नहीं डालना है। अगर वो परेशान, अगर वो एग्रेसिव नहीं है, वो चूटी नहीं काटता है, वो बाल नहीं खींचता है, वो बाइट नहीं करता है, तो उसको ABA की ज़रूरत नहीं है। रीइंफोर्समेंट पे काम करते हैं ये लोग। एक तो फूड रीइंफोर्समेंट बहुत बड़ा मिथ है कि खाना खिला खिला के ये लोग काम कराते हैं, चॉकलेट खिला खिला के काम कराते हैं, जो सच नहीं है। मेरे पास बहुत बच्चे आज की डेट में जो चॉकलेट पे रीइंफोर्समेंट, उनका चॉकलेट है ही नहीं। तो ये एक मिथ है। एक रीइंफोर्समेंट पे डिपेंडेंसी मिथ है कि बच्चे डिपेंडेंट हो जाता है रीइंफोर्समेंट पे। तो ऐसे मिथ तो मैंने बहुत लोगों से सुने हैं। और एक तो हमारे बच्चों को ABA की ज़रूरत नहीं है, जबकि ये समझना, और एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि वही बिहेवियर वाला, बट लोगों को ये समझना बहुत ज़रूरी है कि ABA लैंग्वेज पे काम करता है। ABA
कम्युनिकेशन पे काम करता है। तो ये चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है और पेरेंट को ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि टू वे कॉन्वर्जेसन जो है, टू वे हम जैसे बात करें वैसे बात करना भी बच्चे को आना चाहिए। अगर बच्चा उस लेवल पे है तो वो ये कर सकता है और इसके लिए उसको ABA में ही करना पड़ेगा, नॉट एनी अदर थेरेपी। तो ये चीज़ जो है ये मिथ है एंड दिस आई हैव बीन फेसिंग। बहुत बच्चे आते हैं, बहुत बच्चे इस मिथ के साथ आते हैं कि भाई, और कुछ तो आते हैं अगर मैं ये करवाने लग जाऊँ तो बोलेंगे मैम हम सिर्फ बिहेवियर के लिए आए थे, आप इसका बिहेवियर कम करिए, ये छोड़ दीजिए। मगर उनको ये नहीं पता कि हम सिर्फ एक नेगेटिव बिहेवियर पे काम नहीं कर सकते हैं, उसके साथ हमें कुछ पॉजिटिव भी देना पड़ेगा। रिप्लेसमेंट बिहेवियर जो मैंने आपको पहले हमारी डिस्कशन हो चुकी है, तो वो इन चीज़ों को नहीं समझते हैं। एंड ऑल्सो देयर इज़ नॉट मच ऑफ अवेयरनेस रिगार्डिंग ABA, दैट इज़ one of the most important thing. That is probably we are trying to do through this podcast, because people will largely understand what ABA can make a difference in the life of their kid. So आपसे मिलने के पहले and before this podcast, ma'am, I'll say that मैंने बहुत सारे parents से मिला and tried to pick up their questions. और मैं उन questions को बिल्कुल आपके सामने सिंपल तरीके से इन देयर वर्ड्स रखूंगा। फिर स्मॉल आंसर्स, आई थिंक कि हमने लार्जली सारी चीज़ें डिस्कशन कर ली है, बट सिंस इट इज़ अ पेरेंट क्वेश्चन, आई लाइक टू टेक देयर क्वेश्चन एंड पुट टू यू। फर्स्ट वाज माय चाइल्ड डजंट लिसन टू मी। ये एक बिहेवियर का प्रॉब्लम है या उसके डेवलपमेंट का प्रॉब्लम है? नाउ लिसनिंग इज अगेन अ ब्रॉडर स्पेक्ट्रम, आई वुड Yeah. से। अब किस चीज़ में नहीं सुनता है? बुलाता हूँ तो नहीं सुनता है, नहीं, काम बात नहीं देता हूँ। मानता है, हमारी बात नहीं सुनता है। इट्स मोर, अगर आपके बच्चा, आप उसको समझा रहे हैं वो आपकी बात नहीं सुन रहा है, आप उसको बुला रहे हैं वो नहीं आ रहा है, तो आपको समझना पड़ेगा बच्चे की लैंग्वेज स्किल उसको समझ नहीं आ रही है। तो इट इज़ मोर ऑफ नॉट अंडरस्टैंडिंग द लैंग्वेज। सो अगेन एज आई सेड, आई वुड ऑलवेज से दैट फॉर अस बिहेवियर इज़ एनीथिंग अ ह्यूमन कैन डू। कुछ भी एक जो इंसान कर सकता है वो बिहेवियर है। तो आप ABA में ले जाइए उसको, ABA में उसकी थेरेपी कराइए, थेरेपिस्ट को ठीक से एक्सप्लेन करिए क्या प्रॉब्लम है। ऑफ कोर्स वो आपको बहुत सारे सवाल पूछेंगे, जैसे मैंने आपको पूछा कि नहीं सुनने का मतलब क्या है, क्योंकि वो भी मेरे लिए बहुत बड़ा वो वास्ट चीज़ है। अब उसमें कहाँ नहीं सुनता है, क्या सुनता है, ये डिटेल दीजिए। डेफिनेटली दे आर गोइंग टू वर्क ऑन दिस। द सेकंड, व्हाई डज माय चाइल्ड थ्रो टेंट्रम्स व्हेन आई से नो? ना कहने पे बच्चे अक्सर, ये नॉर्मल केसेस में भी हैं, बट बहुत ज़्यादा टेंट्रम्स थ्रो करने लगता है, ऐसा क्यों? सी एक्सेप्टेंस ऑफ नो, हो सकता है आपने पहले पास्ट में उसको बहुत बार, हर बार उसकी चीज़ की हो, हर बार मेरी चीज़ हो रही है, एक दिन में मैं 10 बार 10 चीज़ मांग रही हूँ, मुझे मिल रहा है। उसके बाद आपने एकदम से एज अ पेरेंट डिसाइड किया कि अब मैं इसको कुछ भी नहीं दूंगा। आप 10 से 0 पे ले आएंगे, किसको वो एक्सेप्ट होगा? देयर इज नो एक्सेप्टेंस। मैं बोलूँगी अगर 10 बार नहीं दे रहे हैं और उसको कम करना है तो आप एक बार से कम करिए ना। एक बार आप मना करेंगे, 9 बार देंगे तो बच्चा फिर भी उसको डाइजेस्ट कर लेगा। और एक्सेप्टेंस ऑफ नो हैज़ टू गो लाइक दैट। ऑल्सो यू हैव टू टीच नो एंड यू हैव टू, इट ऑल्सो हैज़ टू बी दैट बच्चे को उतनी प्रेडिक्टेबिलिटी नहीं होती है कि अभी इस एनवायरनमेंट में नहीं मिलेगा, हो सकता है घर में मिल जाए। उसको वो एश्योरेंस नहीं होता, तो बच्चा उसके लिए भी टैंट्रम थ्रो करता है। तो उसको वो समझ पाना कि अभी यहाँ नहीं मिल रहा, हो सकता है 1 घंटे बाद मिल जाए मुझे, उस बच्चे को कॉन्सेप्ट ही नहीं है। द नेक्स्ट क्वेरी दैट आई केम अक्रॉस इज व्हाई डज माय चाइल्ड इग्नोर पीपल? वो लोगों के साथ तो घुलता मिलता नहीं है, लेकिन अगर कोई ऑब्जेक्ट है, कोई टॉय है, कोई खिलौना है, उसके साथ बड़ा जल्दी घुल मिल जाता है, इंगेजेस, लेकिन लोगों के साथ उसका मिलना डिफ़िकल्ट है। ऐसा बिहेवियर क्यों शो करता है बच्चा? I have a child who, we have a new admission around some Now, few is it months right back. first? Does it happen? Yes, it happens. We have a Okay. child, same kind of child, who loves to play with cars and all that, and he plays with car but doesn't play with anybody, any adult, and any child. वो इसलिए होता है क्योंकि खिलौना आपसे सवाल नहीं पूछता है, आप अपने तरीके से खेल सकते हैं। कोई आपसे कोई सवाल पूछेगा, वो आपको अपने तरीके से खिलवाने की कोशिश करेगा। यू आर वेरी रिजिड विद द वे यू आर प्लेइंग। आप जैसे खेल रहे हैं आप वैसे ही खेलना चाहते हैं, किसी और के तरीके से आप खेलना नहीं चाहते हैं। किसी और के साथ वो क्या पूछेगा, आपको कुछ करवा लेगा, वो एक डर है। मुझे वो चीज़ आता नहीं है। दूसरा, आपको आई कांटेक्ट नहीं है आपके पास, आप देख नहीं सकते हो। आप टॉय को आई कांटेक्ट देने में प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि टॉय को उसकी कहाँ आँखें, आप उसको बस देख रहे हो, यहाँ आपको किसी को देना है। तो ये सारी चीज़ें, प्लस लैंग्वेज स्किल्स आर वेरी पुअर या नहीं है।
अगर लैंग्वेज स्किल्स ही आपकी नहीं है, वो बोलेगा अच्छा ऐसे घुमाओ, आप यही नहीं समझ रहे ऐसे घुमाने का मतलब क्या होता है, इमिटेशन नहीं है, मैं ऐसे नकल नहीं उतार पा रहा हूँ, मैं इसकी बात नहीं समझ पा रहा हूँ, तो मैं किसी के साथ क्यों खेलूँ? So we all hate instructions, as I can summarize. We don't hate instructions, we hate the thing that we don't understand instruction for a child with special need. So for them, it's somebody speaking something. Like if I speak to you in French, it's the same way for them speaking in their own language. तो अगर मुझे फ्रेंच नहीं आता तो मैं फ्रेंच लोगों के साथ क्या बात करूँगी, तो मैं उनको अवॉइड करूँगी. It's the same for them. टिपिकल क्वेश्चन, आई थिंक दिस आई हैव हर्ड फॉर 100 टाइम्स. मेरा बच्चा क्लासरूम में थेरेपी के समय तो सीख लेता है, खेल लेता है, घर पे नहीं करता है, मैं क्या करूँ? It's a problem with the generalization, people generalization, place generalization, Right. situation generalization. ऐसा अगर होता है तो आपको डेफिनेटली अपने थेरेपिस्ट को बताना चाहिए. अगर वो आपके साथ नहीं कर रहा है तो थेरेपिस्ट का काम है कि जनरलाइजेशन रन करे. वो अपने साथ नहीं, बहुत लोगों के साथ उसको जनरलाइज कराए, पेरेंट को सेशन में बैठ के जनरलाइज कराए. पहले तो पेरेंट को पूछे कि वो आपने कैसा सवाल किया. कभी कभी इंस्ट्रक्शन डिफरेंट हो जाता है तो बच्चा नहीं समझता है, तो इंस्ट्रक्शन को पता करें, देन रन ऑन द जनरलाइजेशन प्रोग्राम. माई क्लोजिंग क्वेश्चन ऑन दिस एपिसोड, फर्स्ट टाइम अगर कोई पेरेंट हमारे एपिसोड को सुन रहे हैं, दे वांट टू टेक वन टेक होम आउट ऑफ दिस एपिसोड अबाउट ABA, व्हाट वुड बी दैट? It would be that you have to, ABA is more of playful way of working. It is not a robotic. Again, that was one of the myth that we make kids robots. So we don't make kids robot. We work with the child. We work with on the motivation of the child. So the most important thing in ABA is in improving the motivation of the child. तो आप बच्चे की चाइल्ड की खुशी देखिए, कहाँ वो मोटिवेटेड है, कहाँ वो काम करे, किस चीज़ से वो काम करेगा, कैसे काम करेगा. एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ अ हैप्पी चाइल्ड learns much more better than a sad child. So happy learners are always, they progress well. So try to find out a motivation, try to find out a reinforcement, and make your child happy and work with your child. And accept the child the way they are and try to work on their progress. Amita ma'am, thank you so much for your time today in our studio. And it was an absolute pleasure आपसे बात करके ABA के बारे में. आज मैंने भी बहुत कुछ जाना है, definitely. And I'm sure हम इसको अलग अलग प्लेटफॉर्म पे यूज़ कर सकेंगे only for the betterment of the child. Parents, today we try to decode ABA from a perspective कि जब हम एक थेरेपी सेंटर पे जाते हैं या अपने बच्चे के थेरेपी पे काम कर रहे हैं, yes, there is an occupational therapy, there is an speech therapy, there is a special education, but इन सब के बीच में ABA का रोल हमारे बच्चे को कैसे इम्पैक्ट करता है, because at the end of the day हम सब क्या चाहते हैं, हमारे बच्चे का एक behavioral adaptation to the mainstream of the society हो सके, and that is the place where ABA comes into play. We will be meeting very soon in our next episode with yet another expert on decoding autism. Thank you.